दोस्तों, ये कहानी सच्ची में बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर तुम लोग 10 मिनट ये वीडियो देखोगे तो मैं तुम लोगों से वादा कर सकता हूँ 10 मिनट देखने के बाद तुम लोग नेक्स्ट पार्ट की डिमांड जरूर करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक नौजवान ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के नाम कर दी थी। अपने सपने और यहाँ तक कि अपनी खुशी भी उनके लिए कुर्बान कर दी। लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। अपने ही पिता के सामने अपने ही भाई ने उसे धोखा दिया और मार डाला। थोड़ी देर पहले उसने अपने सामने खड़े उस शख्स से पूछा था कि वह यहाँ क्यों आया है, जिसका जवाब बहुत ठंडा और बिना किसी झिझक के मिला कि वह उसे खत्म करने आया है। उस पल सच्चाई साफ हो गई कि शुरुआत से ही इस आदमी का इरादा पूरी यूनिट को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके फेंक देने का था। उस आदमी ने उसे नफरत से देखा और कहा कि एक विंगलेस क्रीचर की बस यही औकात हो सकती है, और मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वह उसका मूर्ख बेटा ऐश नहीं है। हमें आगे बताया जाता है कि हाउस ऑफ एल्महाइन इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी मिलिट्री लीनियज थी। एक ऐसा परिवार जो पीढ़ियों से रॉयल फैमिली की तलवार और ढाल बना हुआ था। इसके हेड रॉड्रिक एल्महाइम थे, जो पूरे देश में अकेले ऐसे आदमी थे जिनके पास 7 विंग्स थे, और ये विंग्स पीठ पर एक क्रेस्ट की तरह होते थे। जिसके पास जितने ज्यादा विंग्स, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा मैजिक पावर छुपी होती थी। और एल्महाइम खानदान में सिर्फ वही मैजिक कर सकते थे जिनके पास ये विंग्स हों। सालों पहले जब एक भयानक बर्फ के तूफान में वह मरने की कगार पर था, तब रॉड्रिक ने उसे बचाया था और ऐश को लगा कि उसकी जान किसी मकसद से बचाई गई है। ऐश ने उस एहसान को चुकाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, लेकिन उसे कभी इज्जत या पहचान नहीं मिली। उसके भाइयों ने उसे लगातार चिढ़ाया और उसका मजाक उड़ाया। उसे विंगलेस कहते थे क्योंकि उसके पास वह क्रेस्ट नहीं था जो उनके खानदान की पहचान थी। इतना सब होने के बाद भी ऐश ने सब सहा। उसने दिन रात मेहनत की और ट्रेनिंग की, इस यकीन के साथ कि एक दिन उसकी इस मेहनत का फल उसे जरूर मिलेगा। लेकिन उसका वो यकीन इस मिशन के दौरान चकनाचूर हो गया। इस रात ऐश की यूनिट को चारों तरफ से घेर लिया गया था। अब उसे समझ आ गया था उन्हें यहाँ सिर्फ मरने के लिए भेजा गया था। हम करंट सीन में देखते हैं ऐश अपने फादर से पूछ रहा था क्या उसकी पूरी जिंदगी की वफादारी का यही अंजाम होना था, और क्या ये धोखा ही उसके पिता का आखिरी जवाब था। रॉड्रिक ने बड़ी ठंडी आवाज में कहा, एक मामूली टूल से आखिर किस तरह की उम्मीद रखी जा सकती है। और उसे बोलता है, तुम्हारा काम हो चुका है, अब यहाँ से चले जाओ। ऐश का दिल ये सुनकर चकनाचूर हो गया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत गुस्सा भी। गुस्से और मायूसी की एक लहर के साथ वह तेजी से आगे बढ़कर रॉड्रिक की गर्दन पर अपने सोर्ड से वार करता है। हमला करते समय वह मन ही मन खुद को कोस रहा था कि उसने उस पर विश्वास क्यों किया, लेकिन उसकी तलवार रॉड्रिक की चमड़ी तक को मुश्किल से खरोंच पाई। अगले ही पल ऐश को पीछे से जंजीरों ने जकड़ लिया। 2 लोग तलवारों के साथ आगे बढ़ते हैं, वो लोग जिन्हें वह कभी अपना भाई कहता था। एक ने उसका हाथ काट दिया तो दूसरे ने उसका पैर काट दिया। ऐश इतना घायल होने के बाद खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर जाता है। उसके भाई हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे याद दिलाते हुए कि एक विंगलेस क्रीचर के लिए जमीन पर रेंगना ही सबसे सही है। ऐश ने अपनी बची हुई ताकत जुटाकर मुट्ठी बनाई और एक आखिरी सवाल पूछा, अगर रॉड्रिक ने उसे मारने का ही प्लान बनाया था तो शुरुआत में उसकी जान बचाई ही क्यों थी। रॉड्रिक ने ऐश को बालों से पकड़कर बिना किसी इमोशन के जवाब दिया। उसने कहा कि वह अपने आप को इतनी महत्व न दे। शुरुआत से ही उसे ऐश से कोई मतलब नहीं था। वह कहता है, मुझे जिस चीज की जरूरत थी वह तुम्हारे अंदर बसी हुई 7 विंग्स की शक्ति थी। ऐश ने बड़ी हैरानी और गुस्से से उसकी तरफ देखा। रॉड्रिक आगे कहता है कि ऐश की माँ उसके काम आई थी क्योंकि उसने ऐश जैसे एक सीड को सिर्फ रॉड्रिक के मकसद के लिए जन्म दिया था। ऐश को समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या था। वो रॉड्रिक को दूर जाते हुए देखकर उससे चिल्लाकर पूछ रहा होता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे जवाब दो रॉड्रिक। पर इससे पहले कि वह कुछ जान पाता, एक तलवार उसकी पीठ के आर पार हो जाती है। दर्द उसके जिस्म में फैल गया था और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। जब उसकी होश खोने लगी तो ऐश ने सोचा कि क्या सच में उसकी जिंदगी का अंजाम यही होना था, और क्या उसके होने का कोई मतलब भी था। अचानक उसके चेहरे पर एक ठंडी लहर महसूस हुई। ऐश की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद यह मौत के बाद की दुनिया है। बर्फीली हवा उसकी चमड़ी को काट रही थी और हर सांस के साथ उसके फेफड़े जल रहे थे। तब उसे समझ आया कि यह हकीकत है। वह एक भयानक बर्फ के तूफान के बीच एक औरत की गोद में कमजोरी से लेटा हुआ था। उसने हिलने की कोशिश की पर डर के मारे सुन्न हो गया। उसका शरीर अजीब लग रहा था, उसके पैर बहुत छोटे थे। उसने अपना हाथ अपनी आंखों के सामने उठाया और उसे हैरानी से देखने लगा। वह दंग रह गया क्योंकि अब वह एक बच्चा बन चुका था। जब उसने उस औरत को देखा जिसने उसे पकड़ा था तो उसे एहसास हुआ कि वह अब हिलडुल नहीं रही थी। तो उसे एहसास हुआ कि वह मर चुकी है। तभी ऐश ने अपनी सर्च
एबिलिटी को एक्टिवेट किया। उसकी विजन उस तूफान के आगे तक फैल गई। उसने महसूस किया कि 3 घुड़सवार बर्फ में तेजी से चले आ रहे हैं और पागलों की तरह किसी को ढूंढ रहे हैं। उनमें से एक आदमी जोर से चिल्लाया और बाकी सबको जल्दी करने का ऑर्डर दिया। उसने ऐलान किया कि लॉर्ड रॉड्रिक की खातिर उन्हें उस बच्चे को हर हाल में वापस लाना होगा जिसे वह औरत ले गई थी। ऐश का दिल बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा और खुद से पूछा कि क्या उसने सही सुना है। रॉड्रिक, जो उसके पिता का नाम, और डरते हुए सोचता है कि अगर वह किसी बच्चे को ढूंढ रहे थे तो इसमें कोई शक नहीं था कि वह किसके पीछे है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने सुना था कि उसे ऐसी ही एक बर्फीली रात में ढूंढा गया था। उसी पल उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया, क्या वह वक्त में पीछे लौट आया है? यह बात सुनने में अजीब और नामुमकिन लग रही थी, लेकिन सब कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा था। घुड़सवार पास आ रहे थे। ऐश को एक बात बिल्कुल साफ पता थी, अगर वह यहाँ रुका तो उसे पकड़ लिया जाएगा और दोबारा उसी इंसान के घर भेज दिया जाएगा। वह फिर से रॉड्रिक की अमानत बन जाएगा, लेकिन इस बार वह ये नहीं चाहता था। इसलिए अपनी पूरी विल पावर को जमा करके ऐश ने रेंगना शुरू किया। उसके छोटे हाथों में माना का बहाव कमजोरी से बहने लगा, जो उसके शरीर को इंच दर इंच आगे धकेल रहा था। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे, सांस उखड़ रही थी और हड्डियों तक ठंड पहुंच गई थी, लेकिन वह नहीं रुका। ऐश रेंगता रहा क्योंकि वह जानता था कि अगर वह रुका तो मर जाएगा, और अगर वह जिंदा रहा तो एक दिन रॉड्रिक से अपना बदला जरूर लेगा। हम देखते हैं कि दर्द और तकलीफ में वक्त गुजरता है। तूफान धीरे धीरे कम होता है और सूरज निकलने लगा है। ऐश बेहोश होने से पहले रेंगते रेंगते एक जवान लड़की के सामने पहुंच गया होता है। वह लड़की ऐश को देखने के बाद पीछे मुड़कर अपने पिता को बुलाती है और कहती है कि यहाँ कुछ है। उसके पीछे खड़ा आदमी वाइस्काउंट हाइफ्राइड था, जो एक बड़ा नोबल था। उसने ऐश को बड़ी सावधानी से अपनी गोदी में उठाया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। वह बोलता है कि ऐसी जगह पर एक बच्चा कैसे हो सकता है। फिर उसकी नजर बर्फ पर बने निशान पर पड़ी, एक लंबा और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो उस नन्हे बच्चे के रेंगने से बना था। वाइस्काउंट सुन्न रह गया यह देखकर कि एक छोटे से बच्चे ने इस भयानक तूफान में इतनी दूरी तय की है। उसने हैरानी में पूछा कि यह कैसा बच्चा है जो इस सब में जिंदा बच गया, और आखिर यह है कौन? कुछ वक्त बाद ऐश ने एक अजीब सपना देखा। एक लाल बालों वाला बच्चा उसके सामने आया और मासूमियत से उसके पास चलते हुए उसकी नाक पकड़ ली। ऐश अचानक होश में आ गया। जैसे ही उसकी आंख खुली, वहां हंगामा मचा हुआ था। 5 छोटी लड़कियों ने उसे घेर रखा था। उनकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। नन्हे हाथों ने उसके बाजू और उसके पैर पकड़ लिए। हर कोई उसे खेलने के लिए अपनी तरफ खींचना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और उसकी जिंदगी अचानक ऐसी कैसे हो गई। जैसे ही वह उन लड़कियों के बीच घिरने वाला था, वही सफेद बालों वाली लड़की जो सबसे बड़ी थी बीच में आ गई। उसने सख्त चेहरा बनाकर ऐश को उठाया और अपनी बहनों से दूर ले गई, उन्हें डांटते हुए कि वह हद से ज्यादा कर रही है। लेकिन ऐश किसी तरह छूट गया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, उसने रेंगना शुरू कर दिया। उसके पीछे से वही लाल बालों वाली छोटी लड़की ने उत्साह में आवाज लगाई। अगले ही पल सारी 5 लड़कियां उसके पीछे भागने लगी। ऐश घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़कियां अचानक उसके पीछे क्यों पड़ी हैं, या क्यों उसके इंस्टिंक्ट्स उसे खतरे का इशारा दे रहे हैं। बिना सोचे उसके नन्हे शरीर में माना का बहाव तेज हो गया। उसकी आंखें गोल्डन माना से चमकने लगीं और उसकी पीठ से धमाका हुआ। पलकें झपकते ही ऐश जमीन से ऊपर उठ गया। हम देखते हैं वह उड़ रहा था। ऐश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। उसका शरीर बेबस होकर घूमने लगा और वह सीधा छत की तरफ तेजी से गिरने लगा। इससे पहले कि कोई हादसा होता, उससे पहले मजबूत हाथों ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। उस आदमी ने हैरानी में मन ही मन कहा कि यह बच्चा तो आसमान से गिरा है, और कहता है कि ऐश सच में बहुत अजीब है। जैसे ही ऐश ने उसकी तरफ देखा, उसे एहसास हुआ कि वह इस शख्स को पहचानता है। यह आदमी वाइस्काउंट हाइफ्राइड था, रॉड्रिक का बड़ा भाई। इस सच ने ऐश की रूह को झटका दे दिया। यह वही हाइफ्राइड था जो वाइस्काउंट फैमिली का हेड था, जो हाउस एल्महाइन की ही एक ब्रांच थी। पुरानी जिंदगी में हाइफ्राइड और रॉड्रिक को ट्विन पिलर्स के रूप में जाना जाता था, जो रॉयल फैमिली की हिफाजत करते थे। ऐश को अच्छी तरह याद था कि एक भविष्य के सिविल वॉर में यह वाइस्काउंट और उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। बस इस एक बात ने कंफर्म कर दिया, ऐश सच में पास्ट में वापस आ चुका है। उसने एक गहरी सांस ली। किस्मत के इस खेल पर उसे अंदर ही अंदर दुख और हंसी दोनों आ रही थी। वह एल्महाइन के घर से भागना चाहता था, लेकिन उसी खून की दूसरी ब्रांच ने उसे ढूंढ लिया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ऐश विस्काउंट की पत्नी की गोदी में होता है। उन्होंने ऐश को देखकर बड़े प्यार से कहा कि इस बच्चे का मैजिक अचानक बेकाबू हो गया था, जिस वजह से वह उड़ने लगा। आगे वह कहती हैं कि वह शुरू से जानती थीं कि यह कोई मामूली बच्चा नहीं है। उसका मासूम चेहरा देखकर वह मुस्कुराई और उसके माथे पर एक प्यारा सा किस किया, धीरे से फुसफुसाते हुए कि तुम डर गए होंगे, लेकिन अब तुम सुरक्षित हो। यह सुनकर ऐश सुन्न रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी ममता और गर्माहट महसूस नहीं की थी। वहीं करीब
करीब खड़े वाइसकाउंट हाईफ्राइड उन्हें खामोशी से देख रहे थे। कुछ देर बाद हाईफ्राइड ने अपना हाथ ऐश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया और उन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा कि इस बच्चे के पास ऐसी ताकत है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने बड़ी सावधानी से ऐश के कपड़े थोड़े हटाए ताकि वह निशान दिखा सकें जो इस बात का सबूत था। शीशे में देखते ही वाइसकाउंट की पत्नी की सांस अटक गई। ऐश की पीठ पर साफ तौर पर 7 विंग्स का निशान बना हुआ था। ऐश जब वह निशान अपनी पीठ पर देखता है तो उसका दिमाग पूरा सुन्न हो गया। फिर सारी यादें दिमाग में तेजी से लौटने लगी। उसके कानों में अपने पिता की वही ठंडी आवाज गूंजने लगी, रॉड्रिक के वह शब्द कि उसे ऐश के शरीर के अंदर बसी 7 विंग्स की शक्ति चाहिए थी। अब उसे ये बात जानकर सब कुछ समझ में आ गया। वह बर्फीली रात और वह दिखावे का रेस्क्यू, रॉड्रिक ने उसे सिर्फ एक वजह से बचाया था, ताकि वह उससे उसकी 7 विंग्स की पावर छीन सके। ऐश गुस्से से भर जाता है। उसके बाप ने उसके शरीर से 7 विंग्स नोच लिए थे और फिर उसे ही विंगलेस कहने की हिम्मत की थी। वाइसकाउंट की पत्नी का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने पूछा कि उन्हें इस बच्चे का क्या करना चाहिए। उनकी गोदी में लेटे हुए ऐश घबरा गया। ये हालत बहुत खतरनाक थी। वह अपनी ताकत को दोबारा हाउस एल्महाइम के हाथों में नहीं जाने दे सकता था। उसे जिंदा रहने के लिए और अपना बदला लेने के लिए उन 7 विंग्स के पावर की जरूरत थी। तभी वाइसकाउंट ने ऐलान किया। उन्होंने बड़े सुकून से कहा कि वह इस लड़के को अपना बेटा बनाकर अडॉप्ट करेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। ऐश उन्हें हैरानी से देखता ही रह गया। वाइसकाउंट ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बड़े प्यार से बच्चे के बाल सहलाए। उन्होंने कहा कि यह बच्चा अभी एक छोटा परिंदा है जो अभी उड़ना नहीं जानता। उन्होंने वादा किया कि वह इसका ख्याल तब तक रखेंगे जब तक यह अपने दम पर आसमान में उड़ान न भरने लगे। ऐश बिल्कुल खामोश हो गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा प्यार और अपनापन कभी नहीं देखा था। तभी अचानक दरवाजे के पास गिरने की एक जोरदार आवाज आई। वह 5 छोटी लड़कियां जो बाहर खड़ी बातें सुन रही थीं, लुढ़कते हुए कमरे के अंदर गिर पड़ी। वाइसकाउंट ने बड़े आराम से पूछा कि क्या वह उनकी बातें सुन रही थी। सबसे बड़ी लड़की ने तुरंत माफी मांगी और समझाया कि वह बस इस बच्चे के लिए परेशान थी। दूसरी बेटी ने आगे बढ़कर अपनी माँ से पूछा कि इस बच्चे का नाम क्या होगा। उसकी माँ थोड़ी देर रुकी, फिर धीरे से मुस्कुराई और बच्चे को गोदी में उठाते हुए उन्होंने ऐलान किया कि उनके घर फैमिली में आए हुए इस नए सितारे का नाम एस्टर होगा। दोस्तों, अब से हम इसे एस्टर कहकर ही बोलेंगे। फिर हम देखते हैं कि पलक झपकते ही 10 साल गुजर जाते हैं। सीन बदलता है और अब हम एक बड़ी हवेली देखते हैं जहाँ हर साल होने वाला सोर्ड डांस असेंबली हो रहा था। तभी एक कैरेज दरवाजे पर आकर रुकी और सबसे पहले वाइसकाउंट हाईफ्राइड एल्महाइन नीचे उतरते हैं। एक गार्ड ने तुरंत झुककर उनका सम्मान से स्वागत किया। कुछ ही पलों बाद उस कैरेज से एक नौजवान बाहर निकला। यह एस्टर था। अब वह कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। वह एक लंबा और शांत दिखने वाला टीनेजर बन चुका था, जिसकी आंखों में उसकी उम्र से कहीं ज्यादा गहराई और वजन था। तभी एस्टर कैरेज की तरफ पलटा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपनी बहन से कहा कि वह ध्यान से उतरे। एक लाल बालों वाली लड़की ने उसका हाथ थामा और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसका शुक्रिया अदा किया। यह एल्फीन थी, वही लाल बालों वाली छोटी बच्ची जो अब उसकी छोटी बहन बन चुकी थी। दोनों भाई बहन एक बड़े और रोशनी से जगमगाते बॉलरूम के अंदर जाते हैं। वह यहाँ सोर्ड डांस असेंबली में शामिल होने आए थे, एक ऐसा सालाना सोशल इवेंट जो एल्महाइम खानदान के ही एक बड़े घराने ड्यूकल हाउस ने मार्शल नोबल्स के लिए रखा था। दिखावटी तौर पर तो यह नोबल्स के बीच रिश्ते मजबूत करने का एक जरिया था, लेकिन असल में यह एक स्टेज था। हर परिवार अपने सबसे बेहतरीन जवान सोर्ड्समैन का प्रदर्शन करता था ताकि वह अपनी प्राइड, इन्फ्लुएंस और पहचान के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर सकें। जैसे ही एस्टर और एल्फिन आगे बढ़े, लोगों में विस्पर्स शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि वाइसकाउंट हाउस ऑफ एल्महाइन के पास अपना कोई असली वारिस नहीं है। दूसरों ने ताना मारा कि क्योंकि उनका अपना कोई वारिस नहीं था, उन्होंने किसी नोबडी को अडॉप्ट कर लिया है, पता नहीं कौन और कहां का लड़का। नफरत भरी नजरों के साथ वह कहने लगे कि पता नहीं कब तक इस परिवार को एल्महाइम का नाम बदनाम करने की इजाजत दी जाएगी। सबकी नजरें एस्टर पर टिक गईं। एल्फिन ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं और एस्टर के पास आकर धीरे से कहा कि वह इन घटिया बातों से परेशान न हो। उसने साफ कहा कि वह यहाँ जरा सी भी कमजोरी नहीं दिखा सकते। एस्टर ने तब एल्फिन के चेहरे पर कुछ ऐसा नोट किया जो शायद उसने खुद भी महसूस नहीं किया था। एल्फिन के हाथ कांप रहे थे। तभी लॉर्ड हाईफ्राइड ने बड़े सुकून से कहा कि लोगों का यह रिएक्शन वाइसकाउंट हाउस की आज की हैसियत को दिखाता है। बड़े दरवाजे के सामने रुककर उन्होंने एस्टर की तरफ मुड़कर कहा कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा यह सब साफ साफ देखे। उन्होंने पूछा कि क्या एस्टर को इस हालत से डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। एस्टर मुस्कुरा दिया। उसने जवाब दिया कि इतनी ठंडक और सन्नाटा उसके लिए बिल्कुल सही है। हाईफ्राइड धीरे से हंसे, जैसे उन्हें यह सुनकर सुकून मिला हो। जब वह उस विशाल कास्टल के सामने खड़े थे, एस्टर की यादें पुरानी जिंदगी में लौट गईं, जब वह हाउस एल्महाइम का सबसे बड़ा डिस्ग्रेस था। उस वक्त हाई सोसाइटी में उसका पहला अपीयरेंस सबसे बुरा डेब्यू साबित हुआ था। यह जगह कड़वी यादों से भरी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अपने अंदर बसी उन 7 विंग्स की ताकत के साथ वह अब पुराना वाला इंसान नहीं रहा था। एस्टर की नजरों में एक गहरी डिटर्मिनेशन चमकती है। इस बार
वह अपनी किस्मत बदल कर रहेगा। पूरा परिवार कासल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। एक ऊंची खिड़की से दो जवान लड़के उन्हें नफरत से देख रहे थे। यह वही भाई थे जिन्होंने पिछली जिंदगी में एस्टर को तरह तरह से सताया था। एस्टर ने उन्हें देख लिया, पर उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई। मजबूत कदमों के साथ तीनों आगे बढ़ते रहे। हर किसी के दिमाग में अपना एक अलग मकसद था। एस्टर ने अपने मन में एक खामोश वादा किया, इस बार वह हाई सोसाइटी में एक ऐसा खतरनाक डेब्यू करेगा कि सब देखते रह जाएंगे। अंदर हॉल के बीचों बीच एक अरीना बना था, जहां दो जवान तलवारबाज एक भयानक मुकाबले में लगे हुए थे। हमें बताया जाता है कि यह नाइट्स का दौर था और एक असली नाइट के पास ताकत और शान दोनों का होना जरूरी था। ताकत तलवारबाजी से साबित होती थी और शान उसकी इज्जत और शोहरत से। हॉल में तलवार के टकराने की आवाजें गूंज रही थीं, क्योंकि दोनों ही युवक बेहतरीन फेंसिंग टेक्निक्स दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही वह एक दूसरे पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार हुए, अचानक कुछ बदला। एक लड़के की कलाई पर चमकता हुआ विंग क्रेस्ट नजर आने लगा। पल भर में उसने अपने दुश्मन को धूल छटा दी, उसकी तलवार के दो टुकड़े कर दिए और मुकाबला एक झटके में खत्म कर दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ताकत और शान का सबसे बड़ा सबूत सबके सामने था, विंग क्रेस्ट। ऊपर बैल्कनी से देखते हुए एल्फिन ने धीरे से कहा कि यहाँ का माहौल बहुत ही ओवरवेलमिंग है। उसने कहा कि अब उसे समझ आया कि क्यों उसकी बहन की दोस्त फ्लेयर ने यहाँ आने से मना कर दिया था। उसके बगल में खड़ा एस्टर खामोशी से अरीना को घूर रहा था। उसके दिमाग में पिछली जिंदगी की यादें फिर से ताजा हो गईं। वह लोगों का हंसना, वह जिल्लत और वह पल जब एक ड्यूअल के दौरान उसे हराया गया था और उसका मजाक उड़ाया गया था। उसका ध्यान उस वक्त बस अपनी पुरानी यादों में था और वह शांत खड़ा था। अल्फिन ने यह नोटिस किया और उसका नाम पुकारा। पूछा कि क्या वह अपने पहले स्वॉर्ड डांस असेंबली को लेकर नर्वस है। एस्टर मुस्कुरा दिया और जवाब दिया कि वह नर्वस नहीं है। वो बोलता है कि यह एहसास नर्वसनेस से ज्यादा नॉस्टैल्जिया जैसा था। एल्फिन थोड़ी कंफ्यूज हो गई, उसे उसकी बात समझ नहीं आई। तभी उनके फादर वाइस्काउंट हाईफ्रीड एल्महाइम ने उन्हें बताया कि वह एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं और एस्टर को कहा कि वह एल्फिन का ख्याल रखे। एल्फिन तुरंत चिल्ला पड़ी और कहने लगी कि वह एस्टर से ज्यादा काबिल है, जबकि एस्टर उसे बड़े आराम से क्लमजी कहकर चिढ़ाता है। वाइस्काउंट ने एस्टर के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए सलाह दी कि यहाँ नए लोगों से रिश्ते बनाए, क्योंकि यहाँ उसकी उम्र के बहुत से नोबल्स आए हुए हैं। फिर उन्होंने पास झुककर धीरे से एक चेतावनी दी कि किसी को भी अपने उन 7 विंग्स के बारे में पता मत चलने देना। अपने पिता के जाने के बाद एस्टर उनकी इस बात के बारे में सोचने लगा। उसने महसूस किया कि दूर से दूसरे नोबल बच्चे उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे हैं और वह सोचने लगा कि जब हर कोई उससे इतनी नफरत करता है तो वह दोस्त कैसे बनाएगा। फिर भी एक पक्के इरादे के साथ उसने अपने पिता की बात मानने का फैसला किया। जब एल्फिन ने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है तो एस्टर ने पूरे यकीन से जवाब दिया कि वह कुछ दोस्त बनाने जा रहा है। नीचे नोबल नौजवानों का एक ग्रुप सोफा के पास आराम से बैठा था। वहां वही ड्यूक रॉड्रिक के 2 बेटे बैठे हुए थे। जैसे ही एस्टर उनके पास पहुंचा, एक लड़के ने उसे ऊपर से नीचे तक मजाक उड़ाते हुए देखा और पूछा कि वह कौन है। एस्टर ने बड़े सुकून से उसे ग्रीट किया और उसे ब्रदर डालिस कहकर पुकारा, जिसे सुनकर पूरा ग्रुप दंग रह गया। एक मासूम मुस्कुराहट के साथ उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वह एस्टर एफ एल्महाइम है, वाइस्काउंट घराने का छोटा बेटा। उसने समझाया कि उसने उन्हें पहले देखा था और बस ग्रीट करने चला आया। डालिस के भाई ने उससे कहा कि एस्टर वाइस्काउंट परिवार का एक अडॉप्टेड बेटा है। डालिस बेरहमी से हंसा और कहने लगा कि एस्टर बेशर्मी से खुद को एल्महाइम क्यों कह रहा है। एस्टर को वह दोनों अच्छी तरह याद थे। डालिस और ग्रियोन हाउस एल्महाइम के असली वारिस वही दो जिन्होंने पिछली जिंदगी में उसकी जान ली थी। एक गहरी और थोड़ी गुस्से भरी नजर के साथ एस्टर ने सोचा कि एक वक्त था जब यह दोनों उसे बहुत खौफनाक लगते थे, लेकिन अब यह बस बड़े बनने का नाटक करने वाले बच्चे लग रहे हैं। अचानक वहां अल्फिन आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर वहां से निकलने के लिए कहती है। उसी पल डालिस ने उसका नाम पुकारा। वह बुरी तरह डर गई और वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। डालिस ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वह आज अपने बाप के पीछे नहीं छुपने वाली। फिर उसने एल्फिन को हुक्म दिया कि वह पास आए और उनका मनोरंजन करे। एल्फिन ने साफ मना कर दिया और कहा कि उनके परिवारों के बीच कोई मालिक नौकर का रिश्ता नहीं है। वह एस्टर को खींचकर ले जाने लगी, लेकिन उसके कांपते हुए हाथ उसका डर बयान कर रहे थे। डालिस रुका नहीं। उसने वाइस्काउंट हाईफ्रीड एल्महाइम की बेइज्जती शुरू कर दी। उसने इल्जाम लगाया कि वह राजा की हिफाजत करने में नाकाम रहे और मजाक उड़ाया कि कैसे उनके अपने छोटे भाई ने सजा के तौर पर उनका हाथ काट दिया था। अल्फाइन का सब्र टूट गया और वह चिल्लाई कि वह अपने शब्द वापस ले। जवाब में डालिस ने अपना ड्रिंक सीधा उसके चेहरे पर थूक दिया और सबके सामने उसे जलील किया। उसने ताना मारा कि उसके बाप को कितनी निराशा होती होगी ऐसी बेकार बेटी पाकर जो एक बंजर जमीन के लायक भी नहीं है। उसने उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया और कहा कि अगली बार फटे पुराने कपड़े पहनकर आना, ताकि अगर भीग भी गए तो कुछ फर्क न पड़े। अल्फिन रोने लगी। उनके पीछे खड़े एस्टर के अंदर गुस्से का उबाल उठने लगा। उसे लगा था कि उन्हें दोबारा देखकर उसे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन वह गलत था। एक तेज हरकत के साथ
एस्टर ने डालिस के एक साथी से वाइन की बोतल छीन ली। एल्फिन की सांस अटक गई थी। तब एस्टर ने उसके कंधे पर दिलासा देते हुए हाथ रखा। डालिस पहले तो हंसा, लेकिन तभी एस्टर ने पूरी ताकत से बोतल उसकी तरफ फेंक दी। डालिस ने उसे बड़ी आसानी से हवा में ही पकड़ लिया। उसी पल एस्टर की तलवार एक बिजली की तरह चमकी और उसने हवा में ही उस बोतल के 2 टुकड़े कर दिए। पूरी वाइन डालिस के चेहरे पर जा गिरी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। एस्टर ने बड़े आराम से अपनी तलवार पर बची हुई वाइन को उंगली से छका और लापरवाही से कहा कि यह तो बस अंगूर का जूस है। फिर एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उसने ताना मारा कि यह डालिस जैसे बिगड़े हुए नोबल के लिए बिल्कुल सही है। तभी 3 साल पुरानी एक फ्लैशबैक याद आई। एस्टर के शरीर से गोल्डन लाइट भयानक तरीके से निकल रही थी। वह ऑरा बहुत खौफनाक, घना और बेकाबू था। वाइस्काउंट हाइफ्राइड एल्महाइम चिल्ला रहे थे कि वह खुद पर काबू रखे। उन्होंने पूछा कि क्या एस्टर अपनी बहनों को मार डालना चाहता है। एक बहन जमीन पर बेहोश पड़ी थी और बाकी डर के मारे कांप रही थी, क्योंकि वह गोल्डन ब्लैक एनर्जी तबाही मचा रही थी। वाइस्काउंट ने एस्टर को होश में आने का ऑर्डर दिया। उस बेहिसाब ऑरा को देखते हुए हाइफ्राइड अपने आप से मन ही मन कहते हैं कि यही 7 विंग्स की असली ताकत है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक बच्चे के अंदर इतनी खतरनाक शक्ति कैद हो सकती है। पहली बार उनके दिल में शक पैदा हुआ, क्या इस ताकत को कोई भी कभी कंट्रोल कर सकता है? एस्टर की तरफ देखते हुए जो उस हिंसा भरे ऑरा से घिरा था, वाइस्काउंट ने धीरे से पूछा कि क्या उसे यकीन है कि वह इसे काबू कर पाएगा। सीन अचानक वापस प्रेजेंट में लौट आता है। एक गार्ड तेजी से उस मीटिंग हॉल में घुसता है जहां हाउस एल्महाइम की मेन और ब्रांच फैमिलीज बैठी हुई थी। इमरजेंसी का शोर मचाते हुए उस गार्ड ने उनकी बातचीत के बीच में ही टोक दिया। एक ड्यूक ने गुस्से में पूछा कि इस तरह बीच में दखल देने की वजह क्या है। मैसेंजर ने बताया कि हाउस एल्महाइम के 2 बेटे, एक मेन फैमिली से और एक ब्रांच फैमिली से, इस वक्त आपस में ड्यूल कर रहे हैं। यह सुनकर पूरे हॉल में हैरानी फैल गई। बिना किसी देरी के वाइस्काउंट हाइफ्राइड एल्महाइम अपनी जगह से उठे और अरीना की तरफ तेजी से चलने लगे। उसी वक्त एल्फिन अपने पिता की तरफ भागते हुए आ रही थी और रोते हुए बताने की कोशिश करने लगी कि आखिर हुआ क्या था। मेन हॉल के ऊपर बैल्कनी से एक ड्यूक बड़े दिलचस्पी और एक हल्की मुस्कुराहट के साथ अरीना को देख रहा था। नीचे एस्टर और डालिस अरीना के बीचों बीच एक दूसरे के सामने खड़े थे और सब लोग उन्हें हैरानी से घेर कर देख रहे थे। ड्यूक ने कहा कि महान हाउस एल्महाइम में भाइयों का ऐसा झगड़ा रोज रोज देखने को नहीं मिलता। बाकी ड्यूक्स भी बैल्कनी पर आ गए और बड़े गौर से देखने लगे। एक दाढ़ी वाले ड्यूक ने अपनी चिन सहलाते हुए कहा कि यह ड्यूअल कैसे खत्म होता है उस पर निर्भर करता है कि यह स्वॉर्ड डांस असेंबली कहीं खतरनाक मोड़ न ले ले। हम अरीना में देखते हैं डालिस ने अपना विंग क्रेस्ट एक्टिवेट कर दिया होता है। उसके चारों तरफ ताकत का उबाल उठने लगा और उसने नफरत से कहा कि एस्टर एक मूर्ख है जो एक ड्यूकल एयर को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। उसने एस्टर को एक 2 नस्ला कहा जो जंगल में पैदा हुआ है और जिसे ताकत के फर्क का अंदाजा तक नहीं है। डालिस ने अपना 4 विंग क्रेस्ट सबके सामने चमकाया, जिसकी रोशनी देखकर जवान नोबल्स तालियां बजाने लगे और कहने लगे कि एक ड्यूकल एयर का लेवल सबसे अलग होना ही था। एक जलील करने वाली मुस्कुराहट के साथ डालिस ने एस्टर से पूछा कि अब वह भी अपना विंग क्रेस्ट दिखाए। फिर डालिस ने पूछा कि क्या एस्टर को अपना क्रेस्ट दिखाने में शर्म आ रही है। एस्टर ने बड़ी शांति से जवाब दिया कि किसी मामूली पैटर्न को इतने गर्व से दिखाना उसका स्टाइल नहीं है। उसने एक कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट के साथ कहा कि इतनी शर्मनाक हरकत करना उसके बस की बात नहीं। इस बात ने डालिस को गुस्से से पागल कर दिया। फिर हम देखते हैं एस्टर ने एक शर्त रखी, अगर एस्टर जीता तो डालिस को सबके सामने एल्फिन से माफी मांगनी होगी। यह सुनकर डालिस हंसने लगा और पलटकर कहा कि अगर वह जीता तो एस्टर उसका कुत्ता बनेगा। फिर डालिस चिल्लाते हुए ऐसे आगे बढ़ा जैसे कि वह एस्टर से अपनी पूरी जिंदगी मजदूरी करवाएगा। उनकी तलवारें एक धमाके के साथ टकराईं। एस्टर ने उस वार को बड़ी होशियारी से रोका। उसका पोस्चर बिल्कुल शांत और मजबूत था। फिर भी वह डालिस के हमलों के पीछे की असली ताकत महसूस कर सकता था। जैसे ही डालिस ने अगला वार करने की तैयारी की, उसकी तलवार माना से चमकने लगी। वह अपने विंग क्रेस्ट से मिलने वाली ताकत की बढ़ाई करने लगा और लगातार हमले करना शुरू कर दिए। एस्टर सिर्फ डिफेंस करता रहा और हर वार को सटीक तरीके से रोकता रहा। बैल्कनी से एल्फिन डर के मारे अपने भाई का नाम चिल्ला रही थी। दाढ़ी वाले ड्यूक ने कहा कि डालिस की तलवारबाजी अभी इमेच्योर है, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि बेहिसाब माना के सामने टेक्निक की कोई खास अहमियत नहीं रह जाती। उन्होंने समझाया कि अगर एक विंग क्रेस्ट का माना कैंडल फ्लेम की तरह है तो 4 विंग्स के अंदर बंद माना किसी बड़े धमाके से कम नहीं होता। उसने पूछा कि क्या एस्टर अभी भी माफी मंगवाने का सोच रहा है या फिर वह सब सिर्फ खाली बातें थीं। एस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बड़ी शांति से डालिस के हर एक हमले को रोक रहा था। डालिस का सब्र टूटने लगा। वह हवा में ऊंचा उछला
और अपनी दोनों तलवारों में माना भरते हुए अपने आखिरी और सबसे खतरनाक वार की तैयारी करने लगा। बैल्कनी से उस मोटे ड्यूक ने मन ही मन कहा कि मुकाबला पहले ही खत्म हो चुका है। फिर डालिस ने हमला किया। एस्टर ने अपनी तलवार उठाई और दोनों वार को बिना किसी मेहनत के रोक लिया। पूरा अरीना सुन रह गया। डालिस हैरानी से देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हुआ क्या। एस्टर ने आखिरकार मुंह खोला। उसकी आवाज ठंडी और शांत थी। उसने कहा कि डालिस बोलता बहुत ज्यादा है। अगले ही पल एस्टर ने पलटकर वार किया और उसके एक झटके ने डालिस को हवा में फेंक दिया। हम देखते हैं कि एस्टर की तलवार से गोल्डन लाइट निकलने लगी। जब उसने तलवार में अपना माना भरा, उसने मन ही मन सोचा कि कैसे 10 सालों तक उसने वाइस्काउंट के घर में माना को काबू करना सीखा था। खुद को ट्रेन किया और इंतजार किया, सिर्फ बदले के लिए। उसके बाद डालिस ने जितने भी हमले किए, एस्टर ने उन्हें बड़ी सफाई से काट दिया। फिर बेहिसाब ताकत के साथ एस्टर आगे बढ़ा। डालिस ने बचाव के लिए अपनी दोनों तलवारें क्रॉस कर ली, लेकिन वार इतना जोरदार था कि वह घुटनों के बल गिर गया। डालिस का अपना भाई यह देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। यह देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया कि डालिस, जो मेन फैमिली की शान था, इतनी बुरी तरह पीछे धकेला जा रहा है। डालिस धीरे से बोलकर एस्टर को याद दिलाने लगा कि उसके पास 4 विंग्स हैं। ये सुनकर भी एस्टर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी तलवार में और ज्यादा माना झोंक दिया। अचानक अरीना में एक चटकने की आवाज गूंजी। डालिस की तलवार पर एक दरार आ गई। देखने वाले नोबल्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह ड्यूल अब पूरी तरह एक तरफा हो चुका था। भीड़ में बातें शुरू हो गईं कि हाउस एल्महाइम के पास अभी भी ऐसा मॉन्स्टर मौजूद है। एस्टर के शरीर से ब्लैक एंड गोल्डन ऑरा एक तूफान की तरह निकलने लगी। बैल्कनी पर खड़े वाइस्काउंट हाइफ्राइड ने अपनी मुट्ठी बांध ली। उन्हें एहसास हो गया था कि अब हालात खतरनाक हो रहे हैं। डालिस पूरी तरह बेबस हो चुका था। एस्टर के दिमाग में पुरानी यादें ताजा होने लगी। डालिस का वह पुराना मजाक, वह तलवार जिसने उसकी जान ली थी, वह जिल्लत और वह दर्द। उसके अंदर 7 विंग्स की शक्ति दहाड़ मार रही थी। एस्टर आगे बढ़ा, सब कुछ खत्म करने के लिए। तभी बैल्कनी से उसके पिता ने चिल्लाकर उसे रुकने को कहा और खुद पर काबू रखने को कहा। पिता की बात सुनकर एस्टर आखिरी पल में रुक गया और अपनी पावर को कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी उसका आखिरी वार डालिस की तलवार पर लगा और डालिस की दोनों तलवारें साफ 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। पूरे अरीना में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। डालिस दहशत में जम गया और जमीन पर गिर पड़ा और डर के मारे अपनी पैंट से सूसू कर रहा था। एस्टर की तलवार उसकी टांगों से कुछ ही इंच दूर जमीन में गड़ी हुई थी। उसका सारा गर्व मिट्टी में मिल गया और उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। एस्टर ने उसे नफरत से नीचे देखा और ठंडी आवाज में कहा, अगली बार ढंग के कपड़े पहन कर आना, क्योंकि अगर तुम दूसरों पर वाइन गिराने का शौक रखते हो तो खुद भीगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर एस्टर वहां से पलट गया। उसने धीरे से अपने आप से कहा कि अब वह ऐश द विंगलेस नहीं रहा। यह सोचकर वह थोड़ा खुश होता है, क्योंकि उसके लिए फिलहाल बस यह एहसास ही काफी था। बैल्कनी से उसकी बहन एल्फिन ने उसे देखा और एक प्राउड भरी मुस्कुराहट दी। एस्टर ने भी एक चमकती हुई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, लेकिन तभी अचानक एस्टर ने अपने पीछे से एक खौफनाक ऑरा महसूस किया जो सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। कोई गुस्से में अपनी पूरी शक्ति निकाल रहा था। एस्टर तुरंत पलटा और वहां कोई और नहीं बल्कि उसके पुराने पिता रॉड्रिक एल्महाइम, हाउस एल्महाइम के हेड, खड़े थे। पूरे हॉल में सन्नाटा और टेंशन छा गया। एस्टर को भी उस प्रेशर का एहसास हो रहा था जो उस पर भारी पड़ रहा था। जब रॉड्रिक ने आखिरकार अपना ऑरा वापस लिया तो भीड़ में बातें होने लगी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। एक वाइस्काउंट परिवार के सबसे छोटे बेटे ने मेन फैमिली के तीसरे बेटे को हरा दिया था। यह अब कोई मामूली बात नहीं रही थी। सब जानते थे कि ऐसी जिल्लत के बाद मेन फैमिली खामोश नहीं बैठेगी। रॉड्रिक आगे बढ़े। एस्टर बिल्कुल शांत रहा। उसकी हालत मजबूत थी और वह आने वाले अंजाम के लिए तैयार था। अपने पिता को देखकर डालिस का चेहरा एक अजीब खुशी से चमक उठा। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और अपने बाप के रोब्स पकड़ ली। वह बेरहमी से हंसते हुए बोलने लगा, एस्टर को एक बास्टर्ड कहने लगा जिसने मेन फैमिली को चुनौती देने की हिम्मत की थी। उसने अपने बाप से भीख मांगी कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस फिल्थी हाफ ब्लड को कुचल दे। रॉड्रिक ने एस्टर की तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय उनकी नजरें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं जब उन्होंने डालिस को देखा। बिना किसी वार्निंग के रॉड्रिक ने अपनी तलवार की म्यान सीधा अपने ही बेटे के हाथ के आर पार कर दी। एक खतरनाक चटकने की आवाज गूंजी जब डालिस की हथेली जमीन पर जा लगी। वह दर्द से चिल्ला उठा। पूरा हॉल हैरत में डूब गया। ग्रियॉन वहीं जम गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रॉड्रिक की आवाज शांत थी लेकिन बेहद निर्दयी। उन्होंने पूछा, खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने के बाद एक हारा हुआ इंसान इतनी बेशर्मी से कैसे हंस रहा है? रॉड्रिक ने अपनी तलवार उठाई और ऐलान किया कि जो शख्स अपना बदला तक नहीं ले सकता उसे तलवार उठाने का कोई हक नहीं है। बैल्कनी से वाइस्काउंट हाइफ्राइड एल्महाइम
अपने भाई का इरादा समझ गए और उन्होंने चिल्लाकर उसे रुकने को कहा, लेकिन पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया जब एस्टर आगे बढ़ा और सीधा रॉड्रिक की तलवार के रास्ते में खड़ा हो गया। यह देखकर रॉड्रिक ने पूछा कि एस्टर को क्या लगता है कि वह क्या कर रहा है। एस्टर ने बड़े आराम से जवाब दिया कि उसके कजन ने अभी तक उसकी बहन से माफी नहीं मांगी है और आगे वह रॉड्रिक से कहता है कि उसकी सजा तब तक इंतजार कर सकती है जब तक माफी का काम पूरा नहीं हो जाता। यह सुनकर रॉड्रिक का ऑरा गुस्से से फट पड़ा। वह कहते हैं कि हाई फ्राइड का उठाया हुआ एक ऑर्फन उसके सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहा है और पूछा कि क्या एस्टर को सच में लगता है कि बिना खून के रिश्ते के वह हाउस एल्महाइम का सदस्य बन गया है। एस्टर जरा भी नहीं डरा। उसने साफ कहा कि वह वाइस्काउंट का बेटा है, चाहे खून का रिश्ता हो या न हो। उसने अपने पिता से एक नाइट का गर्व और परिवार के नाम का वजन सीखा है। रॉड्रिक की नजर एक पल के लिए बैल्कनी पर खड़े हाई फ्राइड पर गई, फिर उसके चेहरे के भाव और सख्त हो गए। उसने कहा कि वाइस्काउंट परिवार का सदस्य होने के नाते एस्टर ने मेन हाउस की इज्जत पर फिजुल की आंच लाई है। उसने एल्महाइम नाम की शान 12,000 नाइटों के भरोसे और राजा की तलवार होने का वास्ता दिया और कहा कि इस जुर्म को बच्चों का झगड़ा समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्रांच फैमिलीज के ड्यूक्स बड़े गौर से देख रहे थे, यह जानने के लिए उत्सुक कि आगे क्या होगा। रॉड्रिक ने अपनी बात जारी रखी और एस्टर को याद दिलाया कि उसके पिता ने कभी गद्दारी के हरजाने के तौर पर अपना एक हाथ कुर्बान किया था। उसने सवाल किया कि एस्टर इसके बदले में क्या देने को तैयार है। एस्टर ने बिना किसी डर के जवाब दिया, यह कोई भाइयों का मामूली झगड़ा नहीं था बल्कि एक कानूनी ड्यूअल था। एस्टर आगे कहता है कि मैंने बस बेइज्जती का जवाब अपनी तलवार से दिया था। वह रॉड्रिक की बात उसी से कहता है जो अपना बदला नहीं ले सकते, उन्हें तलवार उठाने का कोई हक नहीं है, और उसे कहता है कि ये आपके शब्द थे। और फिर बड़ी बेरुखी से एस्टर ने ऐलान किया कि वह अपनी एक उंगली तक खोने का इरादा नहीं रखता। बैल्कनी पर खड़ी एल्फिन अपने दांत पीस रही थी, अपने भाई का एक एक शब्द सुनते हुए। दाढ़ी वाला ड्यूक हैरानी से देखता रहा, जबकि नीले बालों वाला ड्यूक जोर से हंस पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रॉड्रिक एल्महाइम के खिलाफ खड़ा होने वाला लड़का सिर्फ 10 साल का है। रॉड्रिक ने काफी देर तक खामोशी से एस्टर को घूरा, फिर धीरे धीरे उसने अपनी तलवार वापस म्यान में डाली और एस्टर से कहा कि वह अपनी पोजीशन ले ले। एस्टर को समझ नहीं आया कि रॉड्रिक का मतलब क्या था, पर उसने बात मान ली। अगले ही पल एक तलवार चमकी और एस्टर का शरीर एक खतरनाक धमाके के साथ अरीना के बाहर की दीवार से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पत्थर तक चटक गए। यह देखकर एल्फिन चीख पड़ी। बैल्कनी से वाइस्काउंट हाई फ्राइड गुस्से में अपने भाई का नाम चिल्लाते हैं और नीचे कूद जाते हैं, अपनी तलवार निकालकर रॉड्रिक पर हमला करने के लिए। रॉड्रिक ने उस वार को बड़ी आसानी से रोक लिया, बिना अपने पैर हिलाए हाई फ्राइड के हमले को बेअसर कर दिया। हाई फ्राइड ने अटैक करना छोड़ा और तुरंत एस्टर की तरफ भागे, घबराहट में अपने बेटे का नाम पुकारते हुए। जो उन्होंने देखा उससे उनकी सांस अटक गई। एस्टर खड़ा था, उसकी तलवार चकनाचूर हो चुकी थी, शरीर खून से सना हुआ था, लेकिन उसकी हालत अभी भी मजबूत थी। उसके चेहरे के भाव जरा भी नहीं बदले थे। रॉड्रिक ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा और फिर बिना एक शब्द कहे वहां से पलट गए। डालिस खामोशी से उनके पीछे चलने लगा। एस्टर नीचे गिरने ही वाला होता है कि हाई फ्राइड तुरंत उसके पास पहुंचे और उसके शरीर को सहारा देते हैं। एस्टर ने बड़े सुकून से अपने पिता से कहा कि उसने अपना वादा पूरा किया है, अपना हर एक वचन और सब कुछ निभा दिया है। हाई फ्राइड ने धीरे से जवाब दिया कि उसने सब देखा और एस्टर से कहा कि उसका प्रदर्शन वाकई लाजवाब था। जब रॉड्रिक बैल्कनी पर पहुंचा तो दाढ़ी वाले ड्यूक ने चिढ़ाते हुए कहा कि रॉड्रिक की हरकत थोड़ी बचकानी थी। हालांकि उसने यह भी माना कि अगर वह उस लड़के को बिना चुनौती दिए जाने देता तो मेन फैमिली की पूरी तरह थू-थू हो जाती। उसने आगे कहा कि रॉड्रिक एल्महाइम के सामने खड़े होकर इतनी निडरता से बात करना और जिंदा बच निकलना कोई छोटी बात नहीं है। उसने एस्टर को एक राइजिंग स्टार कहा। एक मुस्कुराहट के साथ ड्यूक ने कहा कि एस्टर के लिए हाई सोसाइटी में इससे बेहतर डेब्यू और कुछ नहीं हो सकता था। वहीं खड़े एक भारी भरकम ड्यूक ने गहरी सांस ली और कहा कि उस लड़के ने तो उसे डरा ही दिया था। एक पल के लिए उसे लगा था कि कहीं हाउस एल्महाइम 2 टुकड़ों में न बंट जाए। रॉड्रिक ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा कि जल्द ही एक उथल पुथल का दौर आएगा, एक ऐसा भयानक तूफान जो दुनिया को 2 या 3 हिस्सों में चीर कर रख देगा। थोड़ी देर बाद हमारा सीन वाइस्काउंट हाउस के ट्रेनिंग अरीना की तरफ जाता है। कई नाइट्स वहां पहरा दे रहे थे जब एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था। 2 लोग लकड़ी की तलवारों से मुकाबला कर रहे थे। एक नाइट ने मुस्कुराते हुए अपने मालिक की तारीफ की और कहा कि उनका प्रदर्शन शानदार है। वह जिसकी तारीफ कर रहा था वह एस्टर था। आसपास खड़े नाइट्स आपस में बात करने लगे कि एस्टर की तलवारबाजी उसकी उम्र के हिसाब से खतरनाक है। उन्होंने गौर किया कि सोर्ड डांस असेंबली के बाद से एस्टर की ट्रेनिंग और भी ज्यादा सख्त हो गई है। एक नाइट ने याद किया कि कैसे एस्टर ने एल्महाइम परिवार के तीसरे बेटे को धूल चटाई थी और पूरा ग्रुप अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। मेन फैमिली ने सालों से वाइस्काउंट हाउस को नीचा दिखाया था और अपने किसी बंदे को उनके खिलाफ इतनी शान से खड़ा देखकर उन्हें बड़ा सुकून मिल रहा था। हम देखते हैं एस्टर एक के बाद एक ओपोनेंट को हराता जा रहा था। उसके ख्याल अपने अंदर की शक्ति की तरफ मुड़ने लगे। सोर्ड डांस असेंबली में उसने इतनी ताकत और दबदबा दिखा दिया था कि उन लोगों के मुंह बंद
हो गए जो उसके परिवार को हाउस एल्महाइम के नाम पर कलंक कहते थे। लेकिन वह जानता था कि असली रुकावट अभी आगे है, एल्महाइम मेन हाउस। वह चाहता था कि उस दिन उस स्टेज पर वह और भी ओपोनेंट्स के खिलाफ खुद को आजमा पाता, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि अपने मौजूदा लेवल पर वह रॉड्रिक एल्महाइम को हराने का कोई मौका नहीं रखता। एस्टर के लिए एक विंग क्रेस्ट बस एक मैजिक की पोटेंशियल बताने वाले निशान से ज्यादा कुछ नहीं था। जन्म से मिली हुई मैजिक पावर एक बेकार खजाना है अगर कोई उसे पूरी तरह मास्टर न कर सके, और अभी भी वह उन 7 विंग्स की पूरी ताकत नहीं निकाल पा रहा था। वह सोच रहा होता है कि काश उसे बेकाबू होने का डर न होता तो वह सच में उस शक्ति की हदों को आजमा सकता था। एक आखिरी मुकाबले के साथ एस्टर ने वहां खड़े आखिरी नाइट को भी हरा दिया। कई नाइट्स जमीन पर ढेर पड़े थे। एस्टर की नजर तेज और पक्की थी जब उसने बड़े सुकून से पूछा कि क्या कोई और आगे आना चाहता है। इससे पहले कि कोई जवाब देता, एक जानी पहचानी आवाज ने एस्टर को रोका। हम देखते हैं एल्फिन वहां आ गई होती है और कहने लगी कि वह फिर से खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। उसने पूछा कि क्या उसे आराम का मतलब भी पता है और बताया कि उनके पिता उसे बुला रहे हैं। यह सुनकर एस्टर तुरंत कहता है कि वह अपने पिता से मिलने जा रहा है। चलते चलते उसने अपनी बहन के कपड़ों पर ध्यान दिया और उस पर कमेंट किया। एल्फिन पहले तो कंफ्यूज हो गई, उसे समझ नहीं आया कि एस्टर क्या कह रहा है। एस्टर ने समझाया कि उसे इस आउटफिट में देखना काफी हैरानी की बात है, क्योंकि पहले वह इसे इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे यह आउटफिट क्यूट नहीं लगता था। एल्फिन ने जवाब दिया कि बैलेंस जरूरी है। वह कहती है कि एस्टर को ट्रेनिंग करते देख उसे एहसास हुआ कि वह भी हमेशा वैसी ही नहीं रह सकती। उसकी बातों ने एस्टर को हैरान कर दिया और वह कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर एल्फिन ने अपनी ट्रेनिंग सोर्ड एस्टर की तरफ उठाई और एक कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट दी। उसने कहा कि जब वह वापस आएगा तो वह दोनों बहुत सारा वक्त साथ बिताएंगे। एस्टर ने मुस्कुराकर उसका चैलेंज कबूल किया और बड़े तमीज से कहा कि वह उस पर थोड़ा रहम करे। कुछ देर बाद एस्टर अपने पिता के ऑफिस पहुंचा। जब वह अंदर गया तो वाइसकाउंट हाईफ्रीड ने उसे बैठने को कहा। एस्टर ने बात मानी और अपने पिता के सामने एक गंभीर चेहरे के साथ बैठ गया। हाईफ्रीड ने कहा कि एस्टर को इस परिवार में आए हुए 10 साल गुजर चुके हैं। उन्होंने माना कि पहले वह सोचते थे कि एस्टर के बड़े होने तक इंतजार करेंगे, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि बातों को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। उन्होंने डेस्क पर एक छोटा केस रखा। उसके अंदर एक रेड स्टोन वाली रिंग थी। हाईफ्राइड ने एस्टर को बताया कि यह अंगूठी वारिस होने का सबूत है जो वाइसकाउंट हाउस के अगले हेड का प्रतीक है। फिर उन्होंने ऐलान किया कि वह चाहते हैं कि एस्टर उनका सक्सेसर बने। यह सुनकर एस्टर हैरान होते हुए सुन्न रह गया। आगे हाईफ्राइड बोले कि उनके परिवार की कंडीशन बहुत नाजुक है। हाउस एल्महाइम की एक ऐसी ब्रांच होने के नाते जिसे इलाका और जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके पास बचाने के लिए बहुत कुछ है। अगले हेड की कुर्सी हमेशा के लिए खाली नहीं रह सकती। यह सुनकर एस्टर ने पूछा कि क्या उसकी बहनें इस फैसले के बारे में जानती हैं? हाईफ्राइड ने जवाब दिया कि उसकी बड़ी बहनें मार्फा और कुडो 3 दिन में नाइट एकेडमी से वापस लौट रही हैं और वह कहते हैं कि वह सबसे एक साथ बात करने का इरादा रखते हैं। यह खबर सुनकर एस्टर हैरान हो गया। उसने ईमानदारी से कहा कि वह दोनों खुश नहीं होंगी, खासकर कूदो। वह एस्टर से नफरत करती थी क्योंकि वह एक लड़का था और उसके पास 7 विंग्स की ताकत थी। एस्टर खड़ा हो गया और साफ मना कर दिया कि वह यह पोजीशन नहीं ले सकता। उसे वह वक्त याद आया जब उसने अपना मैजिक बेकाबू होने पर अपनी बहन को लगभग चोट पहुंचा दी थी। वह आगे कहता है कि उसके पास अपनी बहनों के गुस्से का सामना करने का हौसला नहीं है, उन्हें मनाना तो दूर की बात है। हाईफ्राइड ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी। उन्होंने कहा कि कभी-कभी उन्हें शक होता है कि क्या एस्टर कभी सच में एक बच्चा रहा भी था या नहीं। उन्होंने एक साइड से बॉक्स उठाया और समझाया कि जो रिंग उन्होंने दिखाई थी वह असल में सोर्ड डांस असेंबली में एस्टर के बेहतरीन प्रदर्शन का एक रिवॉर्ड होने वाली थी। फिर उन्होंने बॉक्स को टेबल पर रख दिया। उन्होंने आगे कहा कि गौर करने पर उन्हें लगा कि एस्टर को इसके अंदर की चीज देखकर ज्यादा खुशी होगी। जैसे ही एस्टर ने बॉक्स के अंदर देखा, उसकी सांस अटक गई। बॉक्स के अंदर मैजिक सोर्ड ग्रैम रखी हुई थी। हाईफ्राइड ने समझाया कि ग्रैम एक ऐसी तलवार है जो मैजिक को निगल लेती है, जो 7 विंग्स की बेहिसाब ताकत को रेगुलेट और कंट्रोल करने के काबिल है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सीन चेंज होता है। दोनों एक घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। हाईफ्राइड कहते हैं कि यह जगह काफी होनी चाहिए। एस्टर ने पूछा कि वे इतनी दूर क्यों आए हैं। उसने रीजन दिया कि अगर सिर्फ तलवार दिखानी थी तो ट्रेनिंग ग्राउंड भी काफी होता, लेकिन उसके पिता ने आराम से जवाब दिया कि वह काफी नहीं होता। उन्होंने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा कि एस्टर को आदत है कि जब भी उसकी ताकत बेकाबू होती है वह कासल की दीवारें तोड़ देता है। हाईफ्राइड फिर एस्टर को उस हथियार का परिचय देते हैं। ग्राम एक मैजिकल सोर्ड थी, एक ऐसी फेमस ब्लेड जो सिर्फ हाउस एल्महाइम के बड़े बेटों को दी जाती है। यह काफी वक्त से मेन फैमिली के पास थी, लेकिन हाईफ्राइड ने इसे खास तौर पर एस्टर के लिए वापस मंगवाया था। उन्होंने सोर्ड का कवर हटाया। जो एस्टर ने देखा उससे वह दंग रह गया। वहां कोई तलवार थी ही नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ छोटा सा तलवार का टुकड़ा था। हाईफ्राइड अपने माना को उस टूटी हुई तलवार के अंदर डालते हुए कहते हैं कि ग्रैम एक पोटेंशियल ब्लेड है। जब इसमें मैजिक पावर डाली जाती है तब यह तलवार
उसके मालिक के अपने माना से पूरी हो जाती है। यह दिखाने के लिए हाई फ्राइड ने अपनी पावर रिलीज की। एक भयानक रेड मैजिकल एनर्जी चारों तरफ फैल गई। पूरा जंगल कांप उठा जब एक एनर्जी का सर्ज दूर तक पेड़ों को चीरते हुए निकल गया और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को सफाई से काट दिया। एस्टर को ब्लेड की पावर दिखाने के बाद हाई फ्राइड ने उसे चेतावनी दी कि अगर तलवार चलाने वाले का इरादा कमजोर या अधूरा हुआ तो यह तलवार उल्टा उसकी सारी मैजिक सोख लेगी। इसी वजह से ग्रैम का नाम इतना बदनाम और खौफनाक था। फिर हाई फ्राइड ने वह तलवार एस्टर को थमा दी और पूछा कि क्या वह इसे ट्राई करना चाहता है। एस्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तलवार पकड़ी और जैसे ही उसने उसमें मैजिक भरना शुरू किया, कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उसका गोल्डन मैना अपने आप बहने लगा। कासल के अंदर ट्रेनिंग ग्राउंड पर खड़े नाइट्स ने हैरत से देखा जब एक विशाल लाल रोशनी की लकीर आसमान को चीरते हुए निकल गई। एक नाइट ने हैरानी में कहा कि क्या कोई कॉमेट गिरा है। दूसरे ने उसे डांटा और कहा कि ध्यान से देख, वह रोशनी जंगल के अंदर से आई है। एल्फिन ने भी उस चमकती हुई लकीर को देखा और धीरे से फुसफुसाई, यह जरूर एस्टर ही होगा। वापस जंगल में एस्टर जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आई और उसने कहा कि यह वाकई एक अनबिलीवेबल हथियार है। हालांकि हाई फ्राइड अभी भी आसमान की तरफ घूर रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा कि असल में जो चीज अनबिलीवेबल है वह खुद एस्टर है। उन्होंने आगे बताया कि हाउस एल्महाइम के पूरे इतिहास में चाहे कितनी ही पीढ़ियों का खून देख लें, आज तक एक भी ऐसा शख्स नहीं हुआ जिसके पास 7 विंग्स का क्रेस्ट हो। हाई फ्राइड बोलते हैं कि अगर एस्टर ने इस ताकत को पूरी तरह मास्टर कर लिया तो एक दिन वह उन्हें और रॉड्रिक एल्महाइम को भी पीछे छोड़ देगा, जिनके पास सिर्फ 6 विंग्स हैं। यह बात एस्टर के दिल को छू गई। एल्महाइम परिवार के मुखिया से भी आगे निकलना। उसके पिता की आवाज अब और भी गंभीर हो गई। हाई फ्राइड ने चेतावनी दी कि इतनी बड़ी ताकत हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है। अगर यह बात फैल गई कि एस्टर के पास 7 विंग्स हैं, तो कुछ लोग उससे जलेंगे, कुछ नफरत करेंगे, कई लोग उसे इस्तेमाल करने की साजिश रचेंगे और कुछ उसे अपने रास्ते का कांटा समझकर मिटाने की कोशिश करेंगे। हाई फ्राइड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एस्टर से कहा कि वह इतना मजबूत बने ताकि उसे कभी दोबारा अपनी बेबसी पर रोना न पड़े। एस्टर ने अपने पिता का हाथ मजबूती से थामा। मन ही मन उसने कसम खाई कि वह अपनी पिछली जिंदगी की तरह दोबारा कभी एक लाचार जिंदगी नहीं जिएगा। उसने जोर से अपने पिता का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वह इन 7 विंग्स और इस पूरी दुनिया पर जीत हासिल करेगा। हमारा सीन अब 3 दिन बाद का है। वाइस्काउंट परिवार अपनी बड़ी बेटियों का स्वागत कर रहा था। माल्फा और कूडो आखिरकार घर वापस आ गई थी। कूडो सबसे पहले आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और उसने अपनी छोटी बहनों की तरफ बाहें फैलाई। उसने बड़े एक्साइटमेंट से कहा कि अब उनकी प्यारी बड़ी बहन के साथ रियूनियन हग का वक्त आ गया है। लेकिन दोनों छोटी लड़कियां उसे नजरअंदाज करके सीधा उसके बगल से निकल गईं और माल्फा के गले लग गई। कूडो हैरानी में वहीं जम गई। उसने पूछा कि वे उसे गले क्यों नहीं लगा रही हैं। दोनों छोटी बहनों ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कूडो दीदी हमेशा उनके बाल खराब कर देती हैं। कूडो ने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया और शान से कहा कि उसने तलवारबाजी और तहजीब में महारत हासिल कर ली है और वह ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। तभी उसकी नजर एक तरफ शांत खड़ी एल्फिन पर पड़ी। बिना किसी वार्निंग के कूडो ने एल्फिन को जोर से गले लगा लिया और उसकी तारीफ करने लगी कि वह कितनी अच्छी बच्ची है। लेकिन साथ ही साथ उसने एल्फिन के बालों को इतनी बुरी तरह सहलाया कि उसका पूरा हेयर स्टाइल बिगड़ गया। उसने आराम से पूछा कि एल्फिन सबसे पहले उसके पास क्यों नहीं आई। थोड़ी देर बाद माल्फा ने अपने माता पिता से पूछा कि एस्टर कहाँ है। उन्होंने जल्दी जल्दी में पूरी बात बताई और उसकी ट्रेनिंग का जिक्र किया। कूडो जो बड़े गौर से सब सुन रही थी, उसके अंदर भी एस्टर को लेकर दिलचस्पी जाग उठी। सीन वापस जंगल की तरफ बदला। एस्टर अकेला खड़ा था। उसने ग्रैम की हिल्ट को मजबूती से थामा हुआ था। उसने अपने दांत भींच रखे थे और उस अधूरी तलवार के चारों तरफ गोल्डन माना थरथरा रहा था। वह गुस्से में बोलता है कि यह अभी भी काफी नहीं है। अब वह मैजिक के जरिए तलवार की ब्लेड तो बना लेता था, लेकिन उसकी ताकत को दबाकर रखना ही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अपने पिता के उस बेमिसाल प्रदर्शन के मुकाबले एस्टर को यह फासला बहुत बड़ा लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर उसके पिता ने यह सब इतनी आसानी से कैसे कर लिया। तभी एस्टर को पीछे से एक आवाज आई। कूडो ने ताना मारा कि यह देखने में काफी चमक दमक वाला लग रहा है। एस्टर हैरानी से पलटा और पूछा, क्या सिस्टर कूडो वापस आ गई हैं? कूडो ने एक हल्की और थोड़ी तीखी मुस्कान दी। उसने कहा कि एस्टर अपनी बहन के स्वागत के लिए आया तक नहीं और इसे उसने बेहद ठंडा रवैया बताया। उसने पूछा कि क्या वे लोग उसकी तवज्जो के लायक नहीं हैं या फिर एस्टर अब खुद को कुछ ज्यादा ही खास समझने लगा है। कूडो ने आगे जोड़ा कि उसने सोर्ड डांस असेंबली में जो कुछ भी किया उसके बारे में सब सुन लिया है। यहाँ तक कि नाइट एकेडमी में भी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे। वह आगे बोलती है कि उनके पिता को जरूर उस पर प्राउड हो रहा होगा। एस्टर ने बड़ी शांति से जवाब दिया कि उसने भी कूडो की अचीवमेंट्स के बारे में
सुना है। एस्टर कहता है कि कूडो अभी सिर्फ एक ट्रेनी ही थी, फिर भी उसने कई मिशंस में कमाल कर दिखाया था और उसे इस साल का ऑनरेरी नाइट मेडल मिला था। कूडो आराम से इस बात को कबूल कर लेती है और आगे कहती है कि अगर वह इतना भी नहीं कर सकी तो वह कभी अपने पिता का उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगी। एक पल रुककर उसने पूछा कि क्या यह सच है कि एस्टर ने वारिस बनने की बात से इनकार कर दिया है। मन ही मन एस्टर सोचने लगा कि तो पिता ने सच में कूडो को यह बात बता दी है। बाहर से उसने जवाब दिया कि उसका इरादा उनका दिल दुखाने का नहीं था, वह बस यह मानता है कि अभी उसके पास वह काबिलियत नहीं है कि वह सक्सेसर बन पाए। यह सुनकर कूडो आगे बढ़ी। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई जब उसने कहा कि एस्टर और उनके पिता दोनों जानते हैं कि उसका सपना क्या है। उसने उन पर क्रूर होने का इल्जाम लगाया। इससे पहले कि एस्टर कुछ समझ पाता, कूडो ने अपनी तलवार निकाल ली। एक ही झटके में उसने पास के एक पेड़ को काट दिया और उस विशाल पेड़ को एस्टर की तरफ उछाल दिया। एस्टर ने कूदकर मुश्किल से खुद को बचाया और चिल्लाकर पूछा कि वह यह क्या कर रही है। कूडो ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि काफी वक्त गुजर गया है और क्यों ना बड़ी बहन अपने छोटे भाई का इम्तिहान ले ले। उसने मुस्कुराकर चेतावनी दी कि अगली बार वह बिल्कुल रहम नहीं करेगी। एस्टर ने उसे रुकने को कहा और समझाया कि उसकी तलवार अभी अधूरी है। कूडो ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम जंग के मैदान में दुश्मन के सामने भी यही बहाना बनाओगे? एस्टर खामोश हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने साफ कह दिया कि एक नाइट को हमेशा खुद को जंग के मैदान में ही समझना चाहिए। वह आगे कहती है कि अगर एस्टर ने अपनी ताकत छुपाए रखी तो वह उसे कुचल देगी। इतना कहकर कूडो हवा में उछली। एस्टर को एहसास हो गया कि यह कोई मजाक नहीं था। वह पहले ही मुश्किल से अपने मैजिक को संभाल रहा था, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपना सारा मानाग्राम में झोंक दिया क्योंकि वह एक बात अच्छी तरह जानता था, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सिस्टर कूडो सच में उसे मार डालेंगी। जंगल की गहराइयों में उनका मुकाबला जारी रहा। उनके टकराने से उठने वाली शॉक वेव्स दूर से भी साफ दिख रही थी क्योंकि रोशनी के धमाके और हवा का दबाव पेड़ों को चीरते हुए निकल रहा था। कूडो ने अपनी तलवार दोबारा घुमाते हुए गुस्से में आवाज निकाली। उसके चेहरे पर कोई रहम नहीं था। उसने कहा कि एस्टर की तलवारबाजी अभी भी पहले की तरह ही तेज है और उसने कभी सोचा नहीं था कि नाइट एकेडमी में इतना लेवल अप करने के बाद भी एस्टर उसका मुकाबला कर पाएगा। एस्टर उसके वार पर वार रोकता रहा जिसका असर उसके बाजुओं में साफ महसूस हो रहा था। कूडो बोलती रही, ये तलवार वाला बहाना आखिर है क्या? इससे पहले कि एस्टर कुछ कह पाता, कूडो ने अपनी पोजीशन बदल ली और एक भयानक ताकत के साथ एस्टर को पीछे धकेल दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, माना पर तुम्हारा काबू बिल्कुल घटिया है। एस्टर फिसलते हुए पीछे गया लेकिन किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा रहा। उसके बूट्स जमीन को चीरते हुए आखिरकार रुक गए। एस्टर ने कूडो की तरफ देखा और कहा कि वह पहले की तरह ही बेरहम है। उसके मन में पुरानी यादें ताजा होने लगी। कूडो हमेशा से ऐसी ही थी, परिवार में अकेला मर्द होने के नाते जिसे सक्सेशन का हक था और उस पर इतना बेहतरीन विंग क्रेस्ट होना, ये बातें कूडो को हमेशा चुभती रही थी। कूडो को लगता था कि दुनिया अनफेयर है। वह एक ऐसे तूफान की तरह थी जो हर नाइंसाफी पर लड़ने के लिए तैयार रहती थी। अगर साफ लफ्जों में कहा जाए तो वह एस्टर की नेचुरल एनिमी थी। अचानक कूडो हवा में ऊंची उछली। जैसे ही एस्टर ने उसे ऊपर जाते देखा, वह समझ गया कि आगे क्या होने वाला है। कूडो ने अपनी तलवार पूरी ताकत से नीचे दे मारी। उस टक्कर से उठने वाली शॉक वेव ने जंगल की जमीन को हिलाकर रख दिया। कूडो ने उसे नीचे देखा और साफ कह दिया कि वह परिवार का अगला हेड बनने के लायक नहीं है। तभी सीन बदलता है और अब हम उनके पिता के कमरे में हैं। माल्फा खिड़की के पास खड़ी बहुत परेशान दिख रही थी। उसने अपने पिता से पूछा कि क्या उन दोनों को इस तरह अकेला छोड़ना सही है। उसने कहा कि भाई बहन की इस लड़ाई में किसी की जान भी जा सकती है। हाई फ्राइड ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि वे दोनों बेहतरीन राइवल्स हैं। उन्होंने कहा कि दोनों थोड़े लापरवाह हो सकते हैं पर उन्हें यकीन था कि बात मौत तक नहीं पहुंचेगी। मल्फा फिर भी फिक्रमंद थी और कहने लगी कि काश उनका अंदाजा सही निकले। कुछ देर बाद उसने अपने पिता से पूछा कि आखिर उन्होंने मल्फा और कूडो को नाइट एकेडमी से इतनी जल्दी वापस क्यों बुलवाया है। उसे एहसास हो रहा था कि बात सिर्फ सक्सेशन तक की नहीं थी। हाई फ्राइड ने डेस्क का एक ड्रॉर खोला और उसमें से कुछ बाहर निकाला। माल्फा ने जैसे ही उसे देखा, उसकी सांस अटक गई। वह हाउस एल्महाइम का एक ऑफिशियल सील्ड लिफाफा था। उसके पिता ने समझाया कि यह एल्महाइम मेन फैमिली की तरफ से आया एक बुलावा है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि खानदान के बड़े बुजुर्ग जो पूरे परिवार को कंट्रोल करते हैं, अपने पोते एस्टर से आमने सामने मिलना चाहते हैं। माल्फा ने धीरे से पूछा कि क्या यह सच में इतना गंभीर मामला है। हाई फ्राइड ने बिना समय लगाए जवाब दिया, बुरे से बुरा यह हो सकता है कि हम एस्टर को हमेशा के लिए खो दें। वहां जंगल की गहराइयों में उनकी लड़ाई जारी थी। तलवारें लगातार टकरा रही थीं और शॉक वेव्स पेड़ों को चीर रही थीं। वार करते हुए एस्टर ने कहा कि उसे ऐसी बेवकूफी भरी बातें बंद करनी चाहिए। उसने याद दिलाया कि वह पहले ही सक्सेशन से इनकार कर चुका है और कूडो यह अच्छी तरह जानती है। कूडो ने अपनी तलवार ऊंची उठाई। उसका चेहरा इरिटेशन से भर गया था। उसने जवाब दिया कि यही तो वह बात है जो उसे मंजूर नहीं है। उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार नीचे चलाई। एस्टर ने बड़ी मुश्किल से उस वार को रोका। उसका असर इतना जोरदार था जितना उसने सोचा भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तलवारबाज से नहीं बल्कि किसी विशाल मॉन्स्टर का सामना
सामना कर रहा हो जो एक भारी भरकम हथौड़ा चला रहा हो। कूडो ने उस वार में और भी ज्यादा जान झोंक दी। आखिरी पल में एस्टर ने अपनी कलाई घुमाई और अपनी तलवार को पलट दिया। कूडो का हमला खाली गया और सीधा जमीन पर जा लगा। एस्टर ने सख्ती से पूछा कि क्या अब वह उसकी बात सुनेगी। कूडो ने एक हल्की मुस्कुराहट दी और पूछा कि क्या वह अभी से भागने की कोशिश कर रहा है। अगले ही पल कूडो ने अपनी पूरी ताकत बिना सोचे छोड़ दी। एस्टर हवा में उड़ता हुआ गया और एक बड़े पेड़ से जा टकराया। उसके पीछे पेड़ की छाल चकनाचूर हो गई और एस्टर के मुंह से खून निकल आया। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। कूडो ने उसे नीचे देखा और साफ कहा कि अगर वह सिर्फ तलवार चलाना जानता है तो वह थर्ड रेट है। उसने ठंडी आवाज में जारी रखा कि जो लोग सिर्फ माना संभाल सकते हैं वे सेकंड रेट होते हैं। सिर्फ वही लोग फर्स्ट रेट कहलाते हैं जो तलवार और माना दोनों को एक साथ मास्टर कर लेते हैं। उसका चेहरा और सख्त हो गया जब उसने कहा कि वह एस्टर से बहुत निराश है। उसने समझाया कि विंग क्रेस्ट्स का फर्क सीधे इस बात को दिखाता है कि कोई कितना माना इस्तेमाल कर सकता है। एक सिंगल विंग का फर्क भी ताकत को लगभग 3 गुना बढ़ा देता है। उसने कहा कि अगर सिर्फ ताकत और स्टैमिना की बात की जाए तो वह अपने 5 विंग्स के साथ एस्टर के 7 विंग क्रेस्ट के मुकाबले 5 गुना पीछे है। और फिर भी उसने ताना मारा कि एस्टर हेड ऑन क्लैश से बच रहा है और सिर्फ अपनी पुरानी तलवारबाजी की टेक्निक्स पर निर्भर है। कूडो ने फिर से वही हल्की मुस्कुराहट दी और पूछा कि क्या उसे अपनी ताकत पर इतना कम भरोसा है या फिर वह 3 साल पहले की तरह दोबारा बेकाबू होने से डर रहा है। उसके ये शब्द किसी भी तलवार के वार से ज्यादा गहरे जख्म दे गए। एस्टर अंदर से सुन्न रह गया। उसके दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह आया। क्या वह सच में उस पुरानी घटना की वजह से डर रहा था? उसने महसूस किया कि उसने कभी जानबूझकर इस बारे में नहीं सोचा था। पहली बार उसने खुद से सवाल किया कि क्या वह अनजाने में अपनी ही शक्ति पर एक लिमिट लगा रहा है। उसने अपनी तलवार की हिल्ट की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या इसी वजह से ग्रैम इतना अनस्टेबल महसूस हो रही है क्योंकि मैं शुरू से ही अपने माना को जबरदस्ती दबा रहा हूं? कूडो का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा कि एस्टर के पास वह सब कुछ है जो वह हमेशा से पाना चाहती थी। उसने कहा कि अगर एस्टर इन ब्लेसिंग्स को अपनी अकड़ में सड़ने देना चाहता है बिना उनकी अहमियत समझे तो बेहतर है कि वह सब कुछ उसके हवाले कर दे। कूडो ने पूरी शक्ति से हमला किया और इस बार उसका किलिंग इंटेंट बिल्कुल साफ था। एस्टर तैयार था। उसने कूडो के उस सबसे जोरदार वार का सामना किया और पलटकर अपनी तलवार चलाई। धमाके की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। कूडो पीछे हटने पर मजबूर हो गई। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह हैरानी से एस्टर को घूरने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एस्टर ने सच में उसके फुल पावर्ड स्ट्राइक को न सिर्फ रोका बल्कि पलट भी दिया। एस्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसने कूडो का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसकी बातों की वजह से आखिरकार उसकी नींद खुल गई है। फिर वह अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा। कूडो ने अपनी आंखें सिकुड़ी और मन ही मन सोचा कि एस्टर बिना अपनी तलवार की ब्लेड को लाए सीधा हमला क्यों कर रहा है। उसने अपनी पोजीशन सही की और सोचा कि क्या उसका माना खत्म हो गया है, पर तुरंत ही इस ख्याल को नामुमकिन कहकर झटक दिया। जैसे जैसे एस्टर आगे बढ़ा उसकी तलवार में बेहिसाब माना भरने लगा। उसने साफ कहा कि इन 7 विंग्स के अंदर माना का ऐसा रिजर्व छुपा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। वह जानता था कि वह अभी इसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए सटीक होने की कोशिश करने के बजाय उसने सारी बंदिशें तोड़ दी। एक पल के लिए उसने तलवार की पकड़ तक का ख्याल छोड़ दिया और अपना सारा माना उस एक हमले में झोंक दिया। वार सीधा नीचे आया। कूडो ने उसे बड़ी आसानी से रोक लिया। उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि उसका यह आधा अधूरा तरीका काम करेगा? एस्टर ने उसकी नजरों में नजरें डाली और उसके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। एस्टर ने पूरे जुनून के साथ कहा कि वह अपनी इस दूसरी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देगा। उसने कहा कि वह इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा और 7 विंग्स की ताकत, ग्रैम तलवार और यहाँ तक कि अपने परिवार पर भी अपना हक जमाएगा। ये वे चीजें थीं जो पिछली जिंदगी में लाख कोशिशों के बाद भी उसे कभी नसीब नहीं हुई थी। जैसे ही एस्टर के मुंह से सेकंड लाइफ के शब्द निकले, कूडो एक पल के लिए सुन्न रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसी एक फ्रैक्शन सेकंड का फायदा उठाते हुए एस्टर ने फासला खत्म कर दिया। ग्रैम में माना का एक भयानक तूफान उठा। एस्टर ने पहले ऊंची छलांग लगाई जैसे वह ऊपर से हमला करने वाला हो और फिर अचानक गायब हो गया। कूडो की आंखें हैरत से फट गईं जब उसने एक पल के लिए एस्टर को अपनी नजरों से खो दिया। एस्टर ने ऊपर से हमला करने के बजाय खुद को नीचे झुका लिया था। अपने माना को और भी ज्यादा कंप्रेस करते हुए उसने तलवार में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और कहा कि अब कोई लिहाज नहीं होगा। कूडो को तुरंत एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई अब खत्म होने वाली है। एस्टर ने अपनी तलवार पूरी ताकत के साथ नीचे चलाई। हवा भी चिल्ला उठी जब ब्लेड तेजी से कूडो की तरफ बढ़ी। कुछ देर बाद कूडो ने अपने कमरे में धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुंची। पर्दे एक तरफ हटे हुए थे और उसकी बड़ी बहन मल्फा खिड़की के पास खड़ी थी। मल्फा ने बड़े आराम से कहा कि कूडो को होश
होश आने में काफी वक्त लग गया। कूडो एकदम से झटके से उठ बैठी और तुरंत ड्यूल के बारे में पूछने लगी। वह जानना चाहती थी कि एस्टर के साथ उसके मैच का क्या हुआ। एक हल्की मुस्कुराहट के साथ माल्फा ने बताया कि एस्टर उसे उठाकर उसके कमरे तक लाया था। उसने सबको बताया कि कूडो ड्यूल के बीच में ही सो गई थी। उसके मुताबिक नाइट एकेडमी से वापस आने की थकान उस पर हावी हो गई थी, जिस वजह से वह बेहोश हो गई। कूडो खामोशी से अपनी तलवार को घूरती रही। उसने धीरे से अपने आप से कहा कि यह सच नहीं है। उसका दिमाग ड्यूल के उस आखिरी पल में पहुंच गया। एस्टर की ब्लेड उसे काटने ही वाली थी, बस कुछ ही इंच दूर थी। उसने वह साफ महसूस किया था, उसके माना का वह भारी दबाव। लेकिन स्ट्राइक लगने से ठीक पहले उसने अपनी माना ब्लेड को खत्म कर दिया था। सिर्फ बचे हुए माना की लहर उसके जिस्म से टकराई थी, जिसने उसे बेहोश कर दिया था। तब उसे एक बात समझ आई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एस्टर कभी अपनी ही बहन की जान ले ले। फिर भी उस पल में उसे सच में लगा था कि शायद वह ऐसा कर देगा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। वह सोचती है, भले ही वह मुझसे छोटा है, पर कितना ताकतवर छोटा भाई बन गया है वह। उसने अपनी तलवार उठाई और अचानक खड़ी हो गई और माल्फा से पूछा कि एस्टर कहाँ है। उसका अंदाज बदल गया और उसने साफ कह दिया कि वह ऐसे खत्म हुए ड्यूल को नहीं मानती। अगली बार वह फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ शुरुआत करेंगे। माल्फा के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने कूडो को बताया कि एस्टर पहले ही महल से जा चुका है। कूडो सुन्न रह गई। माल्फा ने आगे बताया कि मेन हाउस ने उसे बुलाया था और आज सुबह ही वह पिता के साथ निकल गया। कूडो के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर माल्फा ने पूछा कि क्या उसे सच में इस समन्स के बारे में कुछ नहीं पता था। कूडो को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर पूछा कि आखिर किसी ने उसे बताया क्यों नहीं। हम देखते हैं महल के बाहर एक घोड़ा गाड़ी जंगल के रास्ते पर तेजी से बढ़ रही थी। अंदर एस्टर अपने पिता हाईफ्राइड के सामने बैठा था। हाईफ्राइड ने एस्टर को बताया कि वो जिस शख्स से मिलने जा रहे हैं वो उन पुराने लॉर्ड्स में से एक है जो सीक्रेटली एल्महाइम फैमिली को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने समझाया कि मेन और ब्रांच फैमिलीज के पुराने हेड्स और उनके नीचे के बड़े एल्डर्स रिटायरमेंट के बाद भी बहुत ज्यादा अथॉरिटी रखते हैं। भले ही वो सामने नहीं आते, पर वो शैडोज से हुकूमत करते हैं। हाईफ्राइड ने आगे कहा कि उन एल्डर्स ने अडॉप्शन के बाद एस्टर में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, इसलिए ये अचानक आया बुलावा कोई मामूली बात नहीं है। एस्टर ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि शायद ये सब सोर्ड डांस असेंबली की वजह से है। उसने आगे कहा कि उसने सुना है एल्महाइम के पुराने लोग परिवार की इज्जत को सोने और जान से भी ऊपर मानते हैं। जो भी उस इज्जत पर दाग लगाता है उसे जंगली जानवरों के पिंजरे में चारे के तौर पर फेंक दिया जाता है। हाईफ्राइड हैरानी से उसे देखने लगते हैं और पूछते हैं कि उसने ऐसी कहानी कहाँ सुनी। एस्टर थोड़ा सा पैनिक हो गया और बोला कि उसने बहुत पहले कहीं ये सुना था। फिर उसने शांति से कहा कि वो हर तरह की सजा या एग्जाइल के लिए तैयार है। कुछ पल की खामोशी के बाद हाईफ्राइड ने पूछा कि क्या कूडो को बिना गुड बाय कहे निकलना सही था। एक हल्की मुस्कुराहट के साथ एस्टर ने जवाब दिया कि यही ठीक है। उसने समझाया कि वैसे भी वो निकलने वाला था जैसे ही सिस्टर्स आई थीं, इसलिए उसका वहां ना होना ही बेहतर है। उसने आगे कहा कि क्योंकि कूडो उससे नफरत करती है तो शायद उसकी एब्सेंस में वो ज्यादा सुकून महसूस करेगी। एस्टर ने फिर कहा कि कूडो की वजह से ही वो अब तलवार ग्रैम का सही इस्तेमाल समझ पा रहा है। उसे लग रहा था कि अब वो 7 विंग्स की पावर को पहले से कहीं ज्यादा फ्रीली इस्तेमाल कर सकता है। फिर अपनी स्थिर और मजबूत आंखों के साथ एस्टर ने साफ कहा कि अब से जो कुछ भी हो उसके पिता उसे बचाने के लिए ना आए। उसने ऐलान किया कि वह अपने दम पर सर्वाइव करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाईफ्राइड ने अपना मुंह खोला। शायद उसे इतनी लापरवाह बातें करने के लिए डांटने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते अचानक एक आवाज गूंजी। उस आवाज ने पूछा कि एस्टर सबसे छोटा होकर इतना ड्रामेटिक क्यों बन रहा है। एस्टर की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। चलती हुई गाड़ी के दरवाजे से कोई और नहीं बल्कि कूडो लटकी हुई थी। उसके चेहरे के भाव थोड़े सख्त पर क्यूट थे और वह सीधा एस्टर को घूर रही थी। कूडो बिना किसी हिचकिचाहट के चलती गाड़ी के अंदर घुस गई और तुरंत एस्टर के आगे खड़ी हो गई। उसने सवाल किया कि वह अपनी बड़ी बहन को बिना एक लफ्ज कहे ऐसे क्यों भाग आया। उसने आगे कहा कि उसने सुना है कि इसे मेन हाउस के एल्डर्स ने बुलाया है, जबकि उसने और माल्फा ने आज तक ऐसा कोई समन्स रिसीव नहीं किया। हाईफ्राइड ने थोड़ा सख्ती से कहा और उसे याद दिलाया कि वह उसे मेन हाउस नहीं जाने दे सकते क्योंकि यह मामला बहुत सेंसिटिव है। कूडो एस्टर के बगल में बैठ गई और जवाब दिया कि वह सब समझती है। उसे पता था कि उनके पिता ने उसे और माल्फा को एकेडमी से इसलिए बुलाया था ताकि उनकी गैर मौजूदगी में वह एस्टेट की हिफाजत कर सके। वह हालात से अनजान नहीं थी। हालांकि उसकी आवाज थोड़ी तीखी हो गई जब उसने कहा कि इस बुलावा का मतलब है कि सिचुएशन काफी सीरियस है, इतनी सीरियस कि हद से ज्यादा सावधानी की जरूरत है। माल्फा ने खुद कहा था कि इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि एस्टर शायद कभी वापस ना आए। एस्टर ने इसे बड़े सुकून से टाल दिया और कहा कि वह बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रही है। उसने कहा वह सिर्फ बात करने जा रहा है और जल्द ही वापस आ जाएगा, मगर अंदर ही अंदर वह सोच रहा था कि वह सही सलामत वापस आ पाएगा या नहीं। फिर कूडो ने एस्टर की तरफ उंगली उठाई और कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने साफ साफ बोल दिया कि वह एस्टर से नफरत करती है। एस्टर हैरानी में उसे देखने लगा। कूडो बोलती गई। उसे नफरत थी कि एस्टर एक लड़का है। उसे नफरत थी कि एस्टर के पास 7 विंग्स की पावर है। उसे बुरा लगता था कि एस्टर को हमेशा स्पेशल समझा जाता है और वह अपनी बड़ी बहनों से भी ज्यादा ताकतवर है। सबसे छोटा होने
के बावजूद एस्टर इतना मैच्योर बनता था, कुडो को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर उसकी आवाज थोड़ी नरम हुई। उसने कहा कि चाहे वह इन सब बातों से कितनी ही नफरत करे, पर एस्टर उसका परिवार है। वह चाहे जितना बड़ा बन जाए, रहेगा तो उसका छोटा भाई ही। कुडो गर्व से खड़ी हुई और एस्टर को ऑर्डर दिया कि वह सही सलामत वापस आए ताकि वो फिर से ड्यूल कर सके। दोस्तों, भले ही फैमिली में लड़ाई हो जाए, लेकिन एक प्यार तो रहता ही है। इस बात से ये समझ आता है। फिर आगे एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उसने कहा कि वह एस्टर को इतनी सस्ती जीत लेकर भागने नहीं देगी। और इतना बोलते ही उसने चलती हुई गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी। एस्टर घबरा गया और खिड़की से बाहर झुकते हुए अपने पिता से पूछा कि वह इतनी दूर यहाँ तक आई ही क्यों थी। हाई फ्राइड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उनके हिसाब से तो ये एक बहुत ही प्यारा गुड बाय था। एस्टर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने दिल ही दिल में अपनी बहन का शुक्रिया किया और खुद से वादा किया कि वह जरूर वापस आएगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कूडो वहां रास्ते पर खड़ी उन्हें हाथ हिलाकर बाय बोल रही थी। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हाई फ्राइड और एस्टर कासल के गेट में पहुंच चुके होते हैं। उनके आते ही उनका स्वागत करने के लिए बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं। एक सिपाही आगे आगे लॉर्ड हाईफ्राइड से कहता है, वेलकम बैक लॉर्ड हाईफ्राइड, ग्रेट एल्डर पहले से ही अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। हाईफ्राइड इस सिपाही से बोलता है कि गाइड की कोई जरूरत नहीं है, मुझे रास्ता पता है। लेकिन तभी वह सिपाही बोल पड़ता है कि माफ कीजिए, पर मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। मुझे सख्त ऑर्डर्स मिले हैं कि मैं आप दोनों को एक साथ ही अंदर लेकर आऊं। फिर हम देखते हैं कि हाईफ्राइड और एस्टर के पास कोई और रास्ता नहीं होता उन सिपाही के साथ जाने के अलावा। अंदर जाते हुए एस्टर सोच रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था, उन्होंने मुझे यहाँ सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं बुलाया है। कम से कम यहाँ का वाइब देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन फिर भी आगे एस्टर करीब जाते हुए सोच रहा होता है कि पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। काफी टाइम हो गया जब मैं आखिरी बार घर आया था। हाईफ्राइड और एस्टर कॉरिडोर से मेन हॉल की तरफ जा रहे होते हैं। हाईफ्राइड एस्टर से कह रहे होते हैं कि मुझे यकीन है तुम्हें ये पहले से पता होगा एस्टर, लेकिन आज के दिन अपना कूल मत खोना, चाहे वो तुमसे कुछ भी कहें। एस्टर ये सुनकर हाईफ्राइड से बोलता है कि वो इस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे बिहेव करते हैं। हाईफ्राइड थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं कि वही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम उन्हीं से है, हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो है। हाईफ्राइड बोले जा रहे होते हैं, लेकिन एस्टर का ध्यान कहीं और होता है। वो सामने तलवारों से प्रैक्टिस कर रहे लोगों को देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है दालिस कहीं दिख नहीं रहा है। खैर, उसका डोमिनेंट हाथ क्रश होने के बाद इतनी जल्दी ड्यूटी पर लौटना मुश्किल ही होगा। तभी हाईफ्राइड बोलते हैं, क्या तुम सुन रहे हो एस्टर? एस्टर थोड़ा हंसते हुए झूठ बोलता है, हाँ बिल्कुल। वह आगे बोलता है कि आज मैं बिल्कुल शांत रहूंगा। आखिरकार सिस्टर ने मुझे वार्निंग दी थी कि मैं सही सलामत वापस आऊं। तभी वो मेन हॉल के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खोलने लगते हैं। एक सिपाही तेजी से चिल्लाता है कि लॉर्ड हाईफ्राइड और उनका बेटा आ गए हैं। सामने चेयर में कई लोग बैठे होते हैं जो एल्डर्स होंगे। उनमें से एक एल्डर बोल रहा होता है, तुम आखिरकार आ ही गए, क्या 10 साल से ज्यादा वक्त हो गया है? हाईफ्राइड और एस्टर धीरे धीरे उन एल्डर्स की तरफ जा रहे होते हैं। वो एल्डर बोलते हैं कि कहो मेरे पोते। हाईफ्राइड, दोस्तों तुम्हें लग रहा होगा कि ये बुढ़ा तो बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन अभी तुम लोगों को पता नहीं है कि ये कितना बड़ा कमीना है। इससे बड़ा बेकार इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा इस सीरीज में। हाईफ्राइड उस बुढ़े के सामने नीचे घुटनों पर झुककर रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि काफी वक्त हो गया है सिक्स्थ हेड। उसी के साथ साथ एस्टर भी रिस्पेक्ट पे करने के लिए उसके सामने झुकता है। एस्टर उस बुढ़े को देखकर सोच रहा होता है कि तो यह है वह मॉन्स्टर जो एल्महाइम के शैडोज में छुपा हुआ है। आगे एस्टर सोच रहा होता है मेन फैमिली के सिक्स्थ हेड जीनस ए एल्महाइम और बाकी सब ड्यूक्स और फैमिली लीडर्स को देखते हुए सोचता है कि और मुझे लगता है बाकी सब एल्महाइम अम्ब्रेला के अंडर आने वाले हैवीवेट्स हैं। मैं स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल से कुछ चेहरों को पहचान रहा हूं, लेकिन तभी वह थोड़ा दाएं बाएं देखते हुए सोचता है क्या रॉड्रिक यहाँ नहीं है? वो बुढ़ा समझ जाता है कि एस्टर किसे ढूंढ रहा है। तभी वो बोलता है वो यहाँ नहीं है बच्चे। आगे वह बोलते हुए कहता है कि वह रॉयल फैमिली के अंडर आने वाले नाइट्स के लीडर हैं। उनके पास ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए वक्त नहीं है, इसलिए हम जैसे पुराने सिपाही उनका काम हल्का करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें संभाल रहे हैं। एस्टर सोच रहा होता है मेरी पिछली जिंदगी में मुझे कभी उन्हें देखने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैंने कभी परवाह नहीं की। लेकिन करंट हेड की एब्सेंस में इतने सारे एग्जीक्यूटिव्स को इकट्ठा करना एक रिटायर्ड आदमी के हिसाब से उनका इन्फ्लुएंस अभी भी काफी ज्यादा लग रहा है। हाईफ्राइड थोड़ा पसीना निकालते हुए कहते हैं और ये छोटी मोटी बातें आखिर हैं क्या? वह बुढ़ा थोड़ा हंसते हुए कहता है यकीनन तुम्हें इसका अंदाजा पहले से ही हो गया होगा। वह आगे बोलते हैं मैंने सुना है तुम्हारे पेट ने स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल में काफी हंगामा मचाया था। एस्टर ये सुनकर सोचता है जैसा मैंने सोचा था बात वही है। फिर हाईफ्राइड कहते हैं उस मामले में रॉड्रिक ने ये मामला खुद ही सेटल कर दिया था और ऊपर से वह तो बस लोगों के दिखाने के लिए एक ड्रामा था। तभी कई और बुढ़े बोलते हैं कि इससे ये सच नहीं बदलता कि एल्महाइम का नाम खराब हुआ है और आगे बोलते हैं किसी अनजान बच्चे को फैमिली में अडॉप्ट करना शुरू से ही एक गलती थी। अगर वह हार्मलेस रहता तो हम शायद ध्यान भी न देते, लेकिन जब उसने मेन फैमिली के खिलाफ अपने तेवर दिखाए तो बात बदल गई। अब उसे एग्जाइल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और आगे बोलते हुए कहते हैं और जाहिर है लॉर्ड हाईफ्रीड आप भी मुनासिब सजा से नहीं बच पाएंगे। तभी एस्टर खड़ा होकर चीख पड़ता है रुकिए, जो कुछ भी किया है मैंने किया है, मेरे पिता का इससे कोई लेना देना नहीं। एस्टर अपने पिता को देख रहा होता है लेकिन उसके पिता कुछ बोल नहीं पाते। एस्टर बस परेशान होता है कि अब क्या होने वाला है। तभी
तभी वो बुढ़े बोलते हैं, ऐसा लगता है तुम्हारी तमीज में अभी भी कमी है। एक बच्चे का बड़ों की बातों के बीच में बोलना सही नहीं है। तभी वह बुढ़ा खड़ा होता है और अपनी वाहवाही करते हुए कहता है, हम 12,000 नाइट्स को लीड करते हैं, हम अपने कंधों पर एल्महाइम नाम का बोझ उठाते हैं। और आगे कहता है, लेकिन ये सारे नाइट्स एकजुट नहीं है। शैडोज में ऐसे कई लोग हैं जो बस मौके की तलाश में हैं कि कब वह टॉप सीट छीन सकें। और आगे बोलते हैं, जाहिर है इसमें इस कमरे में बैठे लोग भी शामिल हैं। और वह बुढ़ा आगे बढ़ते हुए कहता है, हमें बस सुकून चाहिए। और हाई फ्राइड को तलवार देते हुए कहता है, हमें इस बात का सबूत चाहिए कि तुम एल्महाइम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तभी हम हाई फ्रीड को देखते हैं जो कि बड़े हैरान हो रहे होते हैं और बोलते हैं, यह तो। तभी वह बुढ़ा बोलता है, क्या तुम्हें याद है जब तुम अपने लॉर्ड की हिफाजत करने में नाकाम रहे थे और एल्महाइम का नाम मिट्टी में मिला दिया था? इसी कमरे में तुमने रॉड्रिक को अपना हाथ कटने दिया था। और बड़े खतरनाक तरीके से बोलता है, इस बार उस लड़के का सर कलम करके हमें अपनी लॉयल्टी दिखाओ। हम देखते हैं एस्टर बड़ा शॉक हो जाता है जब वह ये सुनता है। तो आगे वह बुढ़ा बोलता है, ऐसा करो और ये मामला यहीं खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हाई फ्राइड बड़े आराम से कहते हैं, मैं इनकार करता हूँ। और आगे कहते हैं, मैं अपने बच्चे को मारने के बजाय अपनी जान देना ज्यादा पसंद करूंगा। हम देखते हैं एस्टर जब ये सब सुनता है और हाई फ्राइड को ये बोलते हुए देखता है, वह हैरान तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वह इमोशनल भी हो जाता है। वह धीरे से बोलता है, पिताजी। तभी हम उस बुढ़े को देखते हैं जो बोलता है, मैं समझ गया। और अपनी स्टिक को जमीन में मारते हुए कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम मर सकते हो। आगे वह कहता है कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी और वह लड़का वहां एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे। आज से वाइसकाउंट का घराना पूरी तरह खत्म होता है। उस बुढ़े के ये बोलते ही सारे सिपाही उन दोनों पर अटैक करने चले जाते हैं और उन दोनों को पूरी तरह घेर लेते हैं। तभी एस्टर बोल पड़ता है, आप किस बात से इतने डर रहे हैं ग्रेट ग्रैंडफादर? वह बुढ़ा वापस पीछे मुड़ जाता है और गुस्से में पूछता है, क्या? एस्टर आगे बोलता है, इतने सारे बड़े मर्द एक साथ इकट्ठा होकर थर थर कांप रहे हैं, ये देखना काफी पैथेटिक है। अगर आपको डर है कि आपका अपना ही कुत्ता आपको काट लेगा तो बेशक मुझे एग्जाइल कर दें या खत्म कर दें, जैसा आप चाहें। तभी वह अपने कपड़े ढीले करते हुए कहता है, लेकिन अगर आपने मेरे परिवार पर उंगली उठाने की कोशिश की। तभी वह अपना कोट हवा में फेंक देता है। मन ही मन वह सोच रहा था, मुझे माफ करना फादर, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा देर तक खामोश रहने में माहिर नहीं हूँ। सिपाही कुछ देखकर बड़े हैरान हो रहे होते हैं और बोलते हैं, ये क्या? वह बैक पर क्रेस्ट। हम देखते हैं एस्टर अपने सारे विंग क्रेस्ट दिखा देता है और चिल्लाकर बोलता है, जब ऐसा होगा तो ये 7 विंग्स एल्महाइम के दुश्मन बन जाएंगे। और आगे धमकी के टोन में बोलता है, आपको बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है। तभी यह देखकर पीछे से एक एल्डर बोलता है, नामुमकिन, कहीं यह 7 विंग्स का क्रेस्ट तो नहीं? और एक मूंछों वाला बूढ़ा यह देखकर कह रहा था, ये कहीं नकली तो नहीं हो सकता ना? तभी कोई और कहता है कि इतने सैकड़ों सालों में इसका किसी इंसान के शरीर पर दिखना। तभी यह मोटा ड्यूक बोलता है कि लेकिन वो निशान साफ तौर पर। तभी हम देखते हैं मेन एल्डर बोलता है, लड़के, क्या तुम इसका बोझ समझते हो जो तुम अभी हमें दिखा रहे हो? हम देखते हैं एस्टर उसी एल्डर को पीछे मुड़कर अपनी आंखों से देख रहा होता है और अभी तक सारे सिपाहियों ने उसके ऊपर तलवार रखी होती है। तभी एस्टर उसे जवाब देता है कि हाँ, मैंने सुना है कि जितने ज्यादा विंग्स होते हैं लोग उतने ही ज्यादा हैरान होते हैं। हम देखते हैं यह सुनकर एक यंग दिखने वाला ड्यूक हंस पड़ता है। हा। सारे ड्यूक्स उसे ही देख रहे थे कि तू पागल है क्या, इतने सीरियस माहौल में हंस रहा है। तभी वो ड्यूक बोल पड़ता है, माफ कीजिएगा, प्लीज कंटिन्यू करें। बूढ़ा एल्डर बोलता है कि शुरुआत करें तो क्रेस्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो मैजिकल पावर जनरेट करता है, जिसे पुराने समय में स्पिरिट्स ने इंसानों को उपहार में दिया था। उस पावर को पीढ़ी दर पीढ़ी पेरेंट्स से बच्चों में पास करके इंसानों ने इसकी ताकत को और भी निखारा है। लेकिन अब तक कोई भी इंसान 7 विंग्स तक नहीं पहुंच पाया है, सिर्फ स्पिरिट क्लैन को छोड़कर जो खुद इन क्रेस्ट्स के जन्मदाता है। मुझे लगा था बहुत कुछ होगा कि ओ माय गॉड, 7 विंग्स क्रेस्ट, अब तो एस्टर की चाटनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो ज्ञान बांट रहा है बूढ़ा। वो बूढ़ा आगे बोलने ही वाला होता है कि तभी हम एस्टर को देखते हैं जो कि बोलता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं उस स्पिरिट क्लैन का सदस्य हूँ? मेन बूढ़ा एल्डर बोलता है कि अगर तुम्हारे 7 विंग्स असली हैं तो शायद। एस्टर थोड़ी देर कुछ नहीं बोलता। हम वाइसकाउंट हाईफ्रीड को देखते हैं जो कुछ बोलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी एस्टर बोल पड़ता है, मैं एक वाइसकाउंट का बेटा हूँ, इस वक्त मुझे अपने जन्म के हालात की कोई परवाह नहीं है। और आगे बोलता है कि अभी मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे अपना दुश्मन बनाने के लिए तैयार हो या नहीं? अगर मुझे एल्महाइम से निकाल भी दिया गया तो भी ऐसे बहुत से नोबल हाउसेस होंगे जो 7 विंग्स का स्वागत करने के लिए टूट पड़ेंगे। तुम सबके लिए जिन्हें पहले से ही बगावत का डर है वो एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, बल्कि वो तो मुझे अपने जितना करीब हो सके उतना करीब रखना चाहेंगे। एस्टर आगे बोलता है कि 7 विंग्स का एक प्रतीक, एक ऐसा जो महान ड्यूक रॉड्रिक को भी पीछे छोड़ दे। जैसे ही सब लोग एस्टर के मुंह से यह सुनते हैं सारे ड्यूक्स बड़े हैरान नजर आते हैं। तभी एस्टर मन ही मन सोचता है कि जैसे उस बुढ़े ने पहले कहा था, एल्महाइम भी पूरी तरह से एकजुट नहीं है। सच तो यह है कि एक बगावत आने वाली है, एक बहुत बड़ा सिविल वॉर जो पूरे देश को अपनी लपेट में ले लेगा। मैंने वो फ्यूचर पहले ही एक बार देख लिया है। जो आने वाला है उसमें अपने और वाइसकाउंट के हाउस को बचाने के लिए मैं यहीं पर तय करना चाहता हूँ कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, भले ही इसके लिए मुझे कुछ रिस्क क्यों ना उठाना पड़े। तभी वो बूढ़ा बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है? इस बात का कोई
कोई सबूत नहीं है कि वो 7 विंग्स असली हैं। उसी वक्त एस्टर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आगे बढ़ो और मुझे मार दो, और आगे धमकी के टोन में कहता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो इसका मतलब मेरे और तुम सबके बीच जंग होगी। इसके साथ साथ एस्टर मन ही मन सोच रहा होता है कि खैर अगर एल्महाइम सीरियस हो गया तो मेरे जैसे किसी को मारना बहुत आसान होगा, और आगे सोचता है अब उनका अगला कदम क्या होगा, क्या वो जाल में फंसेंगे। तभी वही यंग ड्यूक ताली बजाते हुए अपनी सीट से उठता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि हमारी बात बस गोल गोल घूम रही है, और आगे हंसते हुए बोलता है कि ग्रेट एल्डर, क्यों ना हम इसका ट्रायल यहीं पर रखें। तभी दूसरा ड्यूक चिल्लाकर कहता है कि अर्ल मेज, तुम क्या लगता है कुछ खतरनाक मेज है, इसीलिए यह ड्यूक इतना शॉक हो रहा है। वो यंग ड्यूक आगे बोलता है कि तो तुम देखना चाहते हो ना 7 विंग्स की ताकत, उसके बाद इसकी किस्मत का फैसला करने में कोई देर नहीं होगी, क्या कहते हो। दुनिया के सबसे महान मार्शल क्लैन की एस्टेट होने के नाते मुझे यकीन है कि यहाँ आसपास 1 या 2 सूटेबल ट्रायल्स जरूर मिल जाएंगे। एस्टर सब सुनकर मन में सोचता है कि अर्ल मेज यही नाम था ना, कोई शक नहीं है, ये आदमी हमारा साथी है। वो बूढ़ा एल्डर आगे बढ़ते हुए कहता है कि ठीक है मेरे पीछे आओ, एक ऐसे पोते को सबक सिखाना जिसे अपनी जुबान पर लगाम रखना नहीं आता, आखिर एक दादा का फर्ज ही तो है। तभी हम देखते हैं कि सारे लोग कोई बंकर जैसी जगह में आ जाते हैं। शायद एप्स्टीन फाइल ट्रंप ने यहीं छुपा के रखी है। बूढ़ा साला छोड़ो उसे, हमें बताया जाता है कि ये ट्रायल ग्राउंड है, काफी अंधेरा है। वो बूढ़ा बता रहा होता है कि इस अंधेरे के उस पार एक अंडरग्राउंड बंकर है जो वाटरवेज से जुड़ा हुआ है, और आगे कहता है एक सेकंड, ये बूढ़ा मॉन्स्टर है क्या जो ऐसी आंखें हैं। ये कहता है कि यह पहले इमरजेंसीज के लिए एक इवैक्यूएशन शेल्टर हुआ करता था, लेकिन अब मैं वहां एक मैजिक बीस्ट रखता हूं। ट्रायल बस उस मैजिक बीस्ट को हराना है, बस इतना ही। यह सुनकर वाइसकाउंट हाई फ्राइड एस्टर से कहते हैं कि हे भगवान, कितने परेशान करने वाले लड़के हो तुम, और जबकि मैंने तुम्हें इतनी बार कहा था कि 7 विंग्स के बारे में राज रखना। एस्टर उस पिंजरे के गेट को पकड़ते हुए कहता है कि मैं इतनी साफ दिखने वाली चीज को हमेशा के लिए छुपा कर नहीं रख सकता। तभी हाई फ्राइड उससे कहते हैं कि यह एक अच्छा मौका था, लापरवाह मत होना। ठीक है, एस्टर बोलता है, मैं जा रहा हूं, और चेन को पकड़कर नीचे कूद जाता है। हम देखते हैं वो कूदते हुए उसी यंग ड्यूक को देख रहा होता है। तभी वो पूरा नीचे आ जाता है और बोलता है कि सच में काफी अंधेरा है, और आगे बोलता है लेकिन इतना भी नहीं कि मुझे दिखाई ना दे। कोई मुझे बताओ एस्टर की आंखें चमक कैसे रही हैं, कोई तो बताओ, चलो कमेंट करके बताओ दोस्तों। तभी हम देखते हैं एस्टर की आंखें पूरी शौक से खुल जाती हैं। वो कहता है कि हाँ, क्या वो हम डालिस को देखते हैं जिसकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी होती है। बेचारा एस्टर सोच रहा था कि डालिस के हाथ टूटने की वजह से नहीं दिख रहा, शायद रिकवर करने के लिए आराम कर रहा होगा, लेकिन ये तो यहाँ मरा पड़ा है भाई, ऐसा दादा कोई किसी को ना दे। ऊपर से वो दरिंदा बूढ़ा बोलता है कि मैंने उसे अपनी इज्जत वापस पाने का एक मौका भी दिया था, लेकिन उसने आखिर तक रोने धोने के सिवा कुछ नहीं किया, उसे देखना बर्दाश्त से बाहर था। आगे वो बूढ़ा कहता है कि तुम भी मुझे निराश मत करना लड़के। हम एस्टर के सामने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं। एस्टर उसे देखकर अपनी टूटी हुई तलवार निकाल लेता है, जो कि किसी की भी जीप फाड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तभी ऊपर से वो बूढ़ा बोलता है कि अब ट्रायल शुरू होता है। फिर वो शेर जैसा मॉन्स्टर एस्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बड़ा खतरनाक लग रहा है देखने में। तो अभी कमेंट करके बताओ टाइम स्टैम्प के साथ कि कौन जीतेगा, एस्टर या फिर ये मॉन्स्टर। देखो अगला चैप्टर मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड कर दी है, जाके देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और स्क्रीन में भी वीडियो आ रही होगी, जल्दी जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और उसी चैनल पे सारी वीडियोस अपलोड करूंगा, इस सीरीज की सारी और बाकी सारी सीरीज भी।